बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied the conditional transfer of control. We have studied the examples of conditional transfer of control, which were on go to statement and on error go to statement. In this lecture, we will start our new topic, which is selection structure. वर्क फॉर डे 5 में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इससे पहले बेटा मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक बात रह गई थी, बात तो बता दी थी मैंने, लेकिन शायद मैं आंसर सही नहीं बता सका था उसका जब बुक पे मैं आपको बता रहा था। ठीक है, वो दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप वो ठीक कर लें। जब मैंने क्वेश्चन बताया था व्हाट इज़ रिज्यूम स्टेटमेंट, पेज नंबर 45 पे, तो मैंने जब आंसर बोला तो लास्ट के 2-3 वर्ड शायद मैंने नहीं बोले थे। ठीक है, तो वो आप देख लें। इसका आंसर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। व्हाट इज़ रिज्यूम स्टेटमेंट का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। रिज्यूम स्टेटमेंट रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट that caused the error and tries to execute it again. Hence, we should only use this statement if the program or the user were somehow able to fix. मैंने यहाँ तक बोल दिया था, आगे भी 2-3 लफ्ज़ हैं वो भी लिख लें। एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम इमीडिएटली। इमीडिएटली तक बेटा आपने लिखना है, क्योंकि जब मैंने बोला था तो मैंने फिक्स तक बोल दिया था, और जो साथ में बुक का इमेज आ रहा था आपके सामने उसमें भी शायद फिक्स तक मैंने जो बॉक्स था वो ड्रॉ किया था। तो इसलिए आप इसका आंसर एक बार फिर देख लें। इसका आंसर पेज नंबर 45 सेकेंड पैराग्राफ लाइन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है और लाइन नंबर 7 तक प्रॉब्लम इमीडिएटली, जहाँ लाइन नंबर 7 स्टार्ट होती है 3 वर्ड्स, द प्रॉब्लम इमीडिएटली, यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम थी, तो ये मैंने आपको ठीक करवा दी। ठीक है, उसके बाद आज जो हमने शुरू करना टॉपिक वो दूसरा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये ऑलमोस्ट 3 डेज पे जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस हैं इसके, तो मैं 3 डेज में इस लेक्चर को डिवाइड कर रहा हूँ। ये लेक्चर लेंथी होगा, तो आप डेज के लिहाज से, या अगर एक डे को भी आपने 2 हिस्सों में देखना है आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अब डे 5 में हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे होता क्या है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उसकी एक एग्जांपल देखेंगे, मतलब जो बुक में दी हुई है कौन कौन सी स्टेटमेंट आती है सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। उसके बाद डे 6 में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी हमारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की वो देखेंगे, और डे 7 में हम उसी जो हम डे 6 में पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स के आगे उसने एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर से ही होता है। तो इसलिए ये तीनों टॉपिक्स हम आज इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे 3 डेज में। उसी तरह होगा, पहले मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको तीनों डेज का काम, फिर एग्जाम्पल भी कुछ बोर्ड पे आपको बता दूंगा, और वही एग्जाम्पल जो हम यहाँ करेंगे बोर्ड पे उसको फिर कंप्यूटर पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क दोनों इस तरह इस लेक्चर में 3 डेज में कंप्लीट होंगे। ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 45 पे ये स्टार्ट होता है बुक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं GW बेसिक में। पहला था सीक्वेंस, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देख लिया था। उसके बाद दूसरा था सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी थी लेक्चर नंबर 19 में कि 2-3 तरह के आप यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। दोनों ही हमने आज पढ़नी है और ये दोनों बेसिक हैं। एक है इफ़ देन और एक है इफ़ देन एल्स, और भी होती हैं बेटा, लेकिन GW बेसिक में ये दोनों आपने इस बुक में पढ़नी, और ये दोनों बेसिक हैं। ये हर लैंग्वेज में होती हैं, बल्कि ये डेली लाइफ में भी आप लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेज विच ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। अब क्या करता है बेटा ये चूज, विच ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट का वैसे मतलब होता है बेटा मुतबादिल। जैसे एक शख्स यहाँ खड़ा है, अगर इसकी जगह कोई और आ जाएगा तो आप कहते हैं उसका ऑल्टरनेट आ गया। या आप ये देख लें जिसको आप सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, दूसरा इंग्लिश में वर्ड सब्स्टिट्यूट भी यूज होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक की जगह दूसरा, इस तरह भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल में जब प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक खिलाड़ी बाहर जाता है मैदान से और दूसरा अंदर आता है मैदान के, ठीक है, तो ये आप इसको ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे
पे भी यही बात है कि ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है ये चूज करता है, इंतखाब करता है किसका, विच ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, मतलब कौन सी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आपने रन करनी है या एग्जीक्यूट करनी है। ऑल्टरनेटिव का मतलब बेटा अगर एक आपकी स्टेटमेंट नहीं हो रही रन या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ असल में ये है कि कंडीशन फॉल्स हो गई है। वो क्या चीज़ें होती हैं सब कंडीशन, वो भी हम देखते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल अभी देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने कंप्यूटर में देखना है कि 2 नंबर्स आपने एंटर किए हैं, उसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो आपको कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन print a is smaller number else b is smaller number। अब ये मैंने जो बोला है ये सारा हमने पढ़ना है, ठीक है, कि मतलब अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी चीज़ पे जाओ, ठीक है। तो यही बात है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एस लिखा हुआ है बेटा, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताया आपके प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इसलिए उसने एस इस तरह लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। टू एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट रन करने के लिए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें बेटा आप जा रहे हैं कहीं किसी के भी घर, तो अगर एक रास्ता है उसके घर जाने का और वो सही नहीं है तो आप कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट रूट लें, जिसको आप कहते हैं। तो ऑल्टरनेट जब आपने लिया रास्ता तो वो क्या हो गया, आपके समझें आपने सिलेक्शन किया है 2 5 में से, मतलब आपके पास 2 थे रास्ते, आपने कोई एक चूज किया, ठीक है। ये कैसे चूज किया, देखा कि अगर एक जगह ट्रैफिक ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम है रोड पे, तो आप फिर दूसरा जो पाथ था आपका, दूसरा जो था रास्ता आपका, उस पर आप चल पड़े, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे बेटा ये जो आपकी स्टेटमेंट है इफ देन या जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ये असल में कंप्यूटर को इंसान के बहुत करीब ले आता है। क्या मतलब, या इंसान की जो थिंकिंग है उसके बहुत करीब ले आता है। इसका मतलब बेटा ये है कि इंसान आपको बताए डिसीजन कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इफ़ देन, या आगे हम पढ़ेंगे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, वो बेटा असल में कंप्यूटर को ये एबिलिटी देती है कि वो डिसाइड कर सके या डिसीजन मेकिंग कर सके, जैसे इंसान करता है कि अगर एक रास्ता सही नहीं है तो दूसरे पे जाना है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को इंसान के मुकाबले में या इंसान की तरह सोचने पे मजबूर करते हैं। कैसे, इफ़ देन या इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स के जरिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा बोर्ड से और फिर मैं आपको बुक से भी रीड करवाता हूँ, ठीक है। तो मेन जो था टॉपिक हमारा वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अब उसकी हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक हम देखेंगे डे 5 में और एक देखेंगे डे 6 में। तो जो पहली आपके पास एग्जाम्पल है वो है द इफ़ देन स्टेटमेंट। इसको सबसे पहले उर्दू में देखते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर और देन का मतलब होता है फिर। मतलब ये देखें ना, अगर ये काम हो जाए फिर ये कर लो, कहते हैं ना इस तरह आम लाइफ में भी। तो इस तरह बेटा हमने कंप्यूटर को भी कहना है कि अगर ये हो जाए तो तुम फिर ये करो। तो यही हम कंप्यूटर से आज करवाएंगे। तो कैसे होगा ये, पहले देखते हैं होता क्या है ये। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब ये कंप्यूटर को फैसला करने की सलाहियत या एबिलिटी देती है, ठीक है, कि वो कोई ना कोई फैसला करे डिपेंडिंग ऑन अ डिसीजन। अब क्या मतलब, डिपेंडिंग ऑन अ डिसीजन, उस डिसीजन की बेस पे या उस डिसीजन पे डिपेंड करते हुए क्या होगा, इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो वो कंडीशन होगी बेटा या जो वो डिसीजन कर रहा होगा उसके मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सी प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। एक बार फिर देखें, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन अ डिसीजन, मतलब कि आपने किस पे करना है डिपेंड, किसी डिसीजन पे। इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब बेटा इससे क्या होता है कि प्रोग्राम का जो ऑर्डर है, उसकी एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है प्रोग्राम की, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखें ना, फर्ज करें आपने एक रास्ते पे जाना था, अब वो रास्ता सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना ऑर्डर चेंज करेंगे। मतलब ऑर्डर का मतलब यहाँ ये है कि आप अपना रास्ता चेंज करेंगे, पाथ चेंज कर लेंगे, आप किसी और जो रास्ता है उस पर जाएंगे। तो यहाँ भी यही है, इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यही बेटा बात हमने देखी थी कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में, कि वहाँ पे क्या होता था, प्रोग्राम का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता था, ठीक है। जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस में पढ़ते हैं, वो नहीं रहता। तो यहाँ भी यही होगा कि किसी ना किसी कंडीशन पे या डिसीजन पे डिपेंड करते हुए हम प्रोग्राम का ऑर्डर, जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसका, वो चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको सारी बात समझ आएगी जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं जो थ्योरी वाला हिस्सा है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं और उससे पहले हमने सिंटैक्स भी देखना है। आगे बेटा बात लिखी हुई है कंडीशन। अभी मैंने 2-3 बार बोला ये लफ्ज़ कंडीशन। क्या मतलब होता है कंडीशन का। अब यहाँ मैथ में या
या कंप्यूटर में मतलब ये है इसका बेटा कि क्या वो जो कंडीशन हमने लिखी हुई है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है, उसकी बेस पे वो जो ट्रू या फॉल्स है उसकी बेस पे हमने आगे देखना है कि हमने एक जो रास्ता है उस पर जाना है या दूसरे रास्ते पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कंडीशन एन एक्सप्रेशन दैट ईदर इवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स। अब गौर से दोबारा देखें, ऐसा एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया था कि कम से कम जिसमें एक ऑपरेटर यूज हो रहा हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, रिलेशनल हो, कोई ना कोई ऑपरेटर हो, और लेफ्ट राइट पे आपको बताया उस ऑपरेटर के क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे, या जिसको आप वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन दैट ईदर या आइदर जो भी आप इसको पढ़ लें, इवेल्युएट्स टू, इवेल्युएट्स का मतलब कह सकते हैं जो उसका आंसर आए, रिजल्ट है, या कैलकुलेट करके जो आंसर है। ठीक है, ये 3-4 मीनिंग है इसके इवेल्युएट्स के। इवेल्युएट्स टू ट्रू 1 और फॉल्स 0। ये 1 0 कहाँ से आ गया बेटा? 1 0 आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड्स ही समझता है, और बाइनरी जो लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 2 ही आपके पास, 1 और 0, 2 है इसमें सिर्फ डिजिट्स। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्सप्रेशन दैट आइदर, अब होती क्या ये कंडीशन कि वो एक्सप्रेशन या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, और ट्रू के लिए आप क्या यूज करते हैं कंप्यूटर में 1, और फॉल्स के लिए क्या यूज करते हैं 0। तो क्या है ये बेटा एक कंडीशन इस इफ देन स्टेटमेंट में कि ऐसा एक्सप्रेशन या वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, मतलब उसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उसको हम कहते हैं कंडीशन। किसकी? इफ देन स्टेटमेंट की। इसी तरह इफ देन एल्स में भी होता है। ठीक है, वहां भी कंडीशन का मतलब यही है। ठीक है, तो यहां दोबारा देखिए, एन एक्सप्रेशन दैट ईदर इवेल्युएट्स टू ट्रू, या तो वो ट्रू होगा और फॉल्स, या वो फॉल्स होगा। 2 ही बेटा हो सकते हैं रास्ते, या वो होगा सही या गलत, तीसरा रास्ता कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर को हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वो कैसे करेगा डिसाइड? उस कंडीशन पे जो हम उसको देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी कि a इज लेस देन b, या a इज इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b, ये सारी हम क्या कर रहे हैं, उसको कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, ये बेटा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है सिंटेक्स। जो सिंटेक्स से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो बुक में उसने दिया हुआ है, जर्नल फ्लो चार्ट है इफ देन स्टेटमेंट का। वो पहले हम यहाँ करते हैं ड्रॉ। फ्लो चार्ट सिंपल है, इसमें हमने कोई वैल्यूज नहीं देनी। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट बस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ पे ऊपर से आपको पता है फ्लो लाइन आ रही होगी कोई ना कोई, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन, और यहाँ पे एक फ्लो लाइन, और यहाँ पे अब स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लें ट्रू या यहाँ पे लिख लें ट्रू, एक ही बात है बेटा, मतलब किसी एक जगह लिख दें ट्रू और एक जगह लिख दें फॉल्स। तो ये बेटा क्या मतलब हुआ, अगर वो कंडीशन मतलब जो एक्सप्रेशन में दी हुई है, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर ही हम असल में देते हैं कंडीशन। ठीक है, उसी से मिलके बनती है कंडीशन। मैंने अभी आपको बताया कि एक्सप्रेशन अगर वो ट्रू हो या फॉल्स हो वो बनाता है कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का जो भी आंसर होगा, अगर वो फॉल्स है तो फ्लो यहाँ जाएगा फ्लो चार्ट का, अगर वो ट्रू है तो फ्लो यहाँ जाएगा। ठीक है, बुक में उसने आई थिंक यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास पाथ हैं। ठीक है, एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। आप देख सकते हैं बुक पे पेज नंबर 46 पे उसने ये दिया हुआ। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक हो गया, यहाँ से ऊपर से फ्लो लाइन कोई ना कोई आ रही होगी, वो हमने पूरा फ्लो चार्ट ही बनाया, जर्नल एक हमने फ्लो चार्ट बनाया है इफ देन स्टेटमेंट का। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसके सिंटैक्स और एग्जांपल्स पे, जो मेन चीज है इस इफ देन की, तब आपको समझ आएगी। इफ देन में जो बेटा सिंटैक्स है, यहाँ वैसे मैंने लिखा हुआ है सिंटैक्सेस, 2 इसके सिंटैक्स हैं। सिंटैक्स की जो प्लूरल है वो सिंटैक्सेस होती है। अगर आपको ये नहीं आ रही समझ तो आप सिंपल सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में आपके आई थिंक सिंटैक्स ही लिखा हुआ है बुक में, तो आप लोग ऐसा करें सिंटैक्स ही लिख दें इसको, लेकिन सिंटैक्सेस भी गलत नहीं है। ठीक है, अब 2 है बेटा इसके सिंटैक्स। पहला है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें जो पहले कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, या जिनको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं, जो हम हर स्टेटमेंट में देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था गो टू में, गो टू रिजर्व वर्ड है, ऑन गो टू में, ये दोनों है रिजर्व वर्ड। इसी तरह ऑन एरर गो टू में ये तीनों रिजर्व वर्ड है, और उसके अंदर ERR और ERL ये भी हमने देखा था रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पे क्या है बेटा रिजर्व वर्ड, इफ देन, ये दोनों क्या है रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इफ और देन क्या है रिजर्व वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। इफ आगे एक्सप्रेशन, आगे क्या लिखना है हमने एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, बहुत बार एग्जांपल दी है कि a इज लेस देन b, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन है। देन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जो बेटा हम सिंपल लिखते हैं प्रोग्राम्स में, इनपुट, प्रिंट, एंड, स्टॉप, ये सारी क्या है स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, रीड डाटा, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आगे पहला जो सिंटैक्स है उसमें वो कहता है
आपने लिखना है सबसे पहले इफ, उसके बाद एक्सप्रेशन, फिर देन और फिर स्टेटमेंट। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं फॉरन एग्जांपल पे आता हूँ दूसरा सिंटेक्स पढ़ा के, तब मैं जब एग्जांपल के जरिए आपको इस सिंटेक्स को ज़्यादा अच्छा समझा सकूंगा, ठीक है। तो अब है नंबर 2 सिंटेक्स, इफ एक्सप्रेशन यहाँ तक सेम है, देन ये भी सेम है, आखिर में चेंज है क्या, लाइन नंबर, कि बेटा बजाय आप स्टेटमेंट लिखने के लाइन नंबर लिख दें। उससे क्या होगा, जैसे आपने गो टू स्टेटमेंट में बेटा देखा था, आप क्या लिखते थे, गो टू आगे लाइन नंबर, तो क्या होता था, फौरन ट्रांसफर होता था प्रोग्राम का वो पार्ट उस पार्ट में जहां पे आपने लिखा था गो टू, मतलब जिस लाइन नंबर पे आप लेके जाना चाह रहे हैं वहां पे लेके जा सकते हैं गो टू से। तो यहां भी यही करें आप कि देन गो टू की बजाय क्या लिख दें, लाइन नंबर। फर्ज करें, मैं अभी आपको एग्जांपल वैसे देता हूं, अभी सुन लें कि मैं लिखता हूं इफ ए इज लेस देन बी देन 30। अब 30 पे मैंने क्या लिखा होगा, 30 पे मैंने लिखा होगा प्रिंट ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो इस तरह आप कंट्रोल को या प्रोग्राम का जो ऑर्डर है उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, तब आपको ये समझ आएगी। एक बात मैंने और लिखी हुई लास्ट में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी समझ जैसे एग्जांपल से ही आएगी आपको, ठीक है। लेकिन चले देखते हैं क्या आएगी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है दोनों के लिए चीज है बेटा, दोनों पे अप्लाई होता है, इसलिए मैंने एरो इस तरह लगाया हुआ है, ठीक है। ये साइन नहीं है तो हम पढ़ते हैं ऑपरेटर, ये वो नहीं है बेटा, ये मैंने बस एरोस लगाए हैं इस तरह। तो ये क्या है लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब एग्जीक्यूट मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एग्जीक्यूट तब लिखता है अगर किसी एक के लिए लिखता है, मैंने दोनों के लिए लिखा है इसलिए मैंने यहाँ एग्जीक्यूट लिख दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, क्या मतलब कि बेटा जो मैंने देन के बाद लिखा हुआ है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा। जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अगर फॉल्स हो गया तो क्या होगा, फॉल्स के लिए बेटा ये जो आपके पास स्टेटमेंट है फॉल्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट, वो बहुत अच्छी है, उसमें फॉल्स का भी हम इजीली कवर कर लेते हैं। वो है इफ देन एल्स, जो एल्स वाला है ना वो फॉल्स के लिए हम यूज कर लेंगे वहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉल्स किस तरह यूज करेंगे वो अभी एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉल्स के लिए हम एक चीज यूज कर सकते हैं, एंड स्टेटमेंट, कि क्या हो अगर तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए तो फौरन प्रोग्राम को एंड कर दे, ये हम यूज कर सकते हैं इफ देन में, ठीक है। लेकिन हर जगह हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम जैसी कंडीशन फॉल्स हो एंड हो जाए, तो इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में वो होगी इफ देन आगे लिखेंगे एल्स, वो असल में फॉल्स के लिए, ठीक है। तो हमेशा हम ये नहीं चाहते कि प्रोग्राम एंड हो, तो इसलिए हम फिर क्या यूज कर लेते हैं वहां, इफ देन एल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वापस आए पहले इफ देन पे, पहले ये समझ लें फिर इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएगी। अब एग्जाम्पल बेटा दो करवानी है मैंने, एक करवाऊंगा खुद से जो बेसिक एग्जाम्पल है बहुत आसान है, और एक हम करेंगे जो बुक में उसने दी हुई, ठीक है। वो थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल इस लिहाज से क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से एक दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपकी रिवीजन भी होगी असल में उस एग्जाम्पल में चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको देखते हैं आसान एग्जाम्पल को। पहले एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने दो नंबर इनपुट करवाएं यूजर से और ये देखें कि क्या वो नंबर एक दूसरे से स्मॉलर है या नहीं है, ठीक है। मैं स्मॉलर की बात कर रहा हूं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं बार बार इफ ए इज स्मॉलर देन बी या लेस देन बी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैंने कहा इनपुट करवाएं, तो क्या यूज कर रहा हूं मैं, इनपुट स्टेटमेंट। यहां पे अब क्या लिखेंगे, जो हम लिखते हैं एंटर टू नंबर्स। अब यहां पे बेटा मैं आपको जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है वो करवा रहा हूं। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि एंटर टू अनइक्वल नंबर्स। क्यों कह रहा हूं अनइक्वल, क्योंकि बेटा आपको बताया कि दो नंबर्स इक्वल होंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन, तो इसलिए क्या मैं लिख रहा हूं इधर इनपुट एंटर टू अनइक्वल नंबर्स, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करवाए तब क्या हो, ये सब बेटा हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम इसकी जो थोड़ा सा इफ कंडीशन है या जो एरर हैंडलिंग है वो करें। फिलहाल मैं आपको जो बेसिक चीज है वो समझा रहा हूं कि कैसे यूज होती है इफ देन स्टेटमेंट। तो मैं जो बेसिक प्रोग्राम है वो लिख रहा हूं इधर सिर्फ क्या, इनपुट एंटर टू नंबर्स भी मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, वो हम जब करेंगे ना कंप्यूटर पे तब मैं आपके सब करवाऊंगा, टाइप कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूं सिंपल, इनपुट ए कॉमा बी। याद होगा आपको हमने इस तरह के प्रोग्राम किया था ऑन गो टू स्टेटमेंट में, उसमें हमने इसी तरह इनपुट लिया था। इस तरह जब आप इनपुट लेंगे तो स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन मार्क, इसको आप प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट असल में वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे आएगा जब हम रन करेंगे। चले कोई नहीं, हम नंबर एंटर कर लेंगे वहां पे। लाइन नंबर 20 में बेटा आपने क्या करना है, डिसीजन करना है। अब वो किस तरह होगा डिसीजन, डिसीजन इस तरह होगा बेटा कि मैं यहाँ अगर लिखूं इफ मैंने लिख दिया, ठीक है। ये जो सिंटैक्स है इसको भी आप साथ साथ देखें, ये भी आपको अब आ जाएगा समझ दोबारा। इफ आगे लिख रहा है मैंने एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन लिखूं मैं, ए इज लेस देन बी, क्या लिखूंगा, इफ ए इज लेस देन बी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा हमने लिखना है देन, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है
यहाँ मैंने लिख दिया इफ के बाद देन। इसके बाद बेटा अब आपने यहाँ क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है या लाइन नंबर लिखना है। पहले मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, फिर आपको लाइन नंबर से भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देन प्रिंट, देन प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं जितना यहाँ आ गया ठीक है यहाँ तक, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं 30 को फिलहाल अरेज कर रहा हूँ, ये मैं बाद में लिखूंगा, जब कंप्यूटर पे करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट। अब प्रिंट में क्या लिखना है, सिंपल लिख दें ए इज स्मॉलर नंबर, सिंपल लिख दें ए इज स्मॉलर नंबर। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ए इज स्मॉलर नंबर, और इन्वर्टेड कॉमास को या डबल कोटेशंस को क्लोज कर ले, ठीक है। अब बेटा ये तो मैंने लिख दिया कि अगर a लेस देन b हो तो क्या कर दे प्रिंट स्क्रीन पे, a इज स्मॉलर नंबर। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब देखें फर्ज करें यूजर ने यहाँ किया एंटर a में 2 और b में एंटर किया 1। a में क्या एंटर किया है, मैं यहाँ पे तरह लिख देता हूँ, 2 एंटर कर दिया और b में क्या कर दिया 1 एंटर। तो क्या होगा, ये जो कंडीशन है बेटा ये हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है, ठीक है, ये आपको पता है। तो इसीलिए यहाँ पे अब क्या करें, अब यहाँ पे बेटा हम असल तो बहुत आसान काम है वो जो नेक्स्ट डे में करना है हमने, कि इफ़ देन एल्स यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ एल्स नहीं है हमारे पास, हमने इफ़ देन में ही काम करना है और इस प्रोग्राम को एंड भी करना है और फॉल्स वाला जो कंडीशन है वो भी देखनी है कैसे रन हो। तो बेटा सबसे आसान काम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप क्या करें, एंड लिख दें। क्या लिख दें यहाँ पे, एंड। अब एंड किस तरह लिखेंगे बताएं मुझे। यहाँ पे भी वैसे 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सबसे आसान ऑप्शन तो ये है, जैसे हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में ऑन गो टू में देखा था कि हम गो टू 70 लिख रहे थे या एंड स्टेटमेंट लिख रहे थे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ कॉलन, मतलब 2 स्टेटमेंट्स अगर आपने एक लाइन में यूज करनी है तो आप क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, एंड। यहाँ पे क्या लिख दें, लेकिन अभी भी मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि बेटा आपने क्या किया है कि अगर, चले मैं दोबारा नंबर चेंज करता हूँ जरा, अब आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम जो नंबर से वो सही दे रहा हूँ, मतलब A होगा 1 और B है मेरे पास 2। अब बताएं मुझे, जब लाइन नंबर 20 रन होगी तो ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, ट्रू। जब ट्रू होती है, मैंने आपको बताया था इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, जो मैंने लिखा हुआ है, ये तभी एग्जीक्यूट होती है इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब ये एग्जीक्यूट होंगी कैसे, देन प्रिंट A इज स्मॉलर नंबर, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा A स्मॉलर नंबर है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम कि अगर मैंने नंबर चेंज कर दिए, यहाँ मैंने लिख दिया 3 और यहाँ मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो देन के बाद जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फौरन क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब एंड क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमने 2 स्टेटमेंट्स को एक लाइन में लिखा है, तो जब देन नहीं रन होगी तो क्या हो जाएगा, रन, एंड रन हो जाएगा, ठीक है। एंड रन हो गया, लेकिन यूजर को जो देख रहा है प्रोग्राम रन कर रहा है उसको ये नहीं पता लगा कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और लगाते हैं इफ कंडीशन नेक्स्ट लाइन नंबर 30 में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन नंबर 30, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने लाइन नंबर 30। अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ b इज लेस देन a देन, ये मैंने लिखा है इफ b इज लेस देन a देन क्या हो, प्रिंट b इज, यहां पे हम लिखते हैं स्मॉलर नंबर, b इज स्मॉलर नंबर। अब मैंने यहां क्या किया बेटा, मैंने उसको कहा है अगर लाइन नंबर 20 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या हो, तो फिर बेटा ये वाला एग्जीक्यूट होगा नहीं। मतलब फर्स्ट करें, सबसे पहले यहाँ आएगा, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो ये पूरा इफ और ये एंड वाला पार्ट रन नहीं होगा, ठीक है। जब ये पूरा रन नहीं होगा तब आएगा ये लाइन नंबर 30 पे। अब लाइन नंबर 30 पे क्या लिखे है, 30 पे मैं कह रहा हूँ क्या b छोटा है a से, देख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 1, a की वैल्यू 3 है, यस हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या रन होगा, देन के बाद जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट b इज स्मॉलर नंबर, स्क्रीन पे आ जाएगा लिखा हुआ कि b स्मॉलर नंबर है।
अब एक चीज़ रह गई हमारी इसमें कि हम प्रोग्राम को एंड करें। एंड नहीं होगा प्रोग्राम इस तरह, हमने एंड भी करना है प्रोग्राम को, ठीक है। अब किस तरह करें एंड इसको? वैसे तो आपको पता है एंड लिखना ज़रूरी नहीं है, हमने पढ़ा था ये स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी चलें, हमें अब हो गई आदत एंड लिखने की, हम एंड लिख देते हैं, ठीक है। एंड के भी अब 2-3 ऑप्शन है आपके पास, क्या करें? एक ऑप्शन ये है, क्या वही जो मैंने बताया था, सिंपल जो ऊपर कहा था मैंने, एक डालें कॉलन और एंड लिख दें, एक ये काम हो सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास? अब दूसरी ऑप्शन के लिए मैं इसको कर रहा हूँ अरेज। पहले ये देख लें एक बार कि अगर आपकी ये कंडीशन लाइन नंबर 20 वाली फॉल्स है और लाइन नंबर 30 वाली ट्रू हो गई है, तो फिर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा बी इज स्मॉलर नंबर और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा दोबारा रिवाइंड करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लाइन नंबर 40 पे लिखता हूँ एंड, क्या लिखता हूँ? लाइन नंबर 40 पे एंड लिखता हूँ, ठीक है। अब बताएं अब क्या होगा, दोबारा देख लेते हैं फ्लो सारा। लाइन नंबर 10 रन होगी, ठीक है, इनपुट नंबर की है 3 और 1। लाइन नंबर 20 पे बेटा लिखा हुआ है इफ ए इज लेस देन बी। अब आपको पता है कि कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आएगा लाइन नंबर 30 पे। लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा हुआ है, इफ बी इज लेस देन ए देन प्रिंट बी इज स्मॉलर नंबर। ये हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैंने बड़े मुख्तलिफ जगह एंड स्टेटमेंट यूज़ किया, कभी मैंने इधर किया, कभी इधर किया मैंने यूज़, कभी नहीं भी किया। अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखूँ ना भी लाइन नंबर 40 में एंड, तब भी प्रोग्राम सही रन होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि हम करके देखेंगे क्या ये कंप्यूटर में भी सही तरह होती हैं या नहीं होती। हम मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करेंगे, एंड स्टेटमेंट कभी यूज़ करेंगे कभी नहीं करेंगे। इस तरह हम यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन देखेंगे, अगर ये फर्स्ट लाइन नंबर 20 मतलब जो आपकी वो अगर फॉल्स है ये कंडीशन, तो क्या ये लाइन रन होती है या नहीं होती, ये सारा हम देखेंगे करके, ठीक है। अभी तो मैंने आपको वैसे फिलहाल बोर्ड पे समझाया, ठीक हो गया। अभी जो मैंने सब कुछ समझाया उसमें आप देख रहे हैं मैंने कहीं भी लाइन नंबर यूज़ नहीं किया, मैंने लाइन नंबर यूज़ नहीं किया। अब हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें कोशिश करेंगे हम देन लाइन नंबर वाला काम भी करें, ठीक है। अगर तो बुक में उससे नहीं ये दिया हुआ लाइन नंबर वाला, आई थिंक नहीं दिया हुआ, इफ देन में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इफ देन एल्स में जो उसने एग्जाम्पल दिया उसमें उसने देन के बाद लाइन नंबर वाला सिंटेक्स यूज़ किया हुआ, तो उसमें आपको अच्छी समझ आ जाएगी। नहीं तो मैं आपको जब इस डे का कंप्यूटर पर काम करवाऊंगा तब हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट से भी देखेंगे इसी प्रोग्राम को और लाइन नंबर से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हमारी बुक की एग्जाम्पल है, ठीक है, वो पहले मैं पढ़ूंगा बुक से, उसके बाद फिर यहाँ पे उसको लिखेंगे, ठीक है। मैं पहले समझाऊंगा आपको स्टेटमेंट से कि क्या करना है हमने उस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जितना पढ़ा ऐसा करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं पहले बुक से। तो यहाँ पे आप निकालें पेज नंबर 45 पे है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस which alternative program statements to execute. In GW Basic, we have if then and if then else statements to implement selection structure. हमारे पास 2 statements है बेटा, एक है if then और एक हमने पढ़नी है day 6 में if then else statement, ठीक है। The if then statement. The if then is a decision making statement. Depending upon the decision, it can change the order of program execution. मतलब बेटा वो डिपेंड करते हुए किस पे, डिसीजन पे, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे अगर हमारी ये कंडीशन बेटा फॉल्स है तो प्रोग्राम का ऑर्डर चेंज हुआ, बजाय लाइन नंबर 20 के रन होने के लाइन नंबर 30 रन हुई। ये किस पे डिपेंड हुआ, सब कुछ कंडीशन पे या डिसीजन पे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अब नेक्स्ट पेज नंबर 46 में आ गया हूं मैं। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मैंने आपको बताया था पाथ या रास्ते वाली बात बताई थी मैंने कि अगर एक रास्ता सही नहीं है तो आप दूसरे रास्ते पे जाए, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन पे बेस करते हुए। अब कंडीशन क्या होती है वो बता रहे हैं आगे। अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट ईदर इवैल्यूएट्स टू ट्रू यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1 और फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0। मैंने बताया भी आपको यहाँ पे भी कि बेटा क्या होती है एक कंडीशन कि वो एक्सप्रेशन जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू को आप करते हैं रिप्रेजेंट 1 से और फॉल्स को करते हैं 0 से कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा सिंटैक्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिगर 3.1 में आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट ऑफ इफ देन स्टेटमेंट, उसमें बताया हुआ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। नेक्स्ट बेटा बात जो लिखी हुई है उसने वो ये वाली बात है जो मैंने यहाँ बताई थी आपको। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ईदर द स्टेटमेंट एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर और द स्टेटमेंट फॉलोइंग द देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड। वो कह रहा है बेटा जब ये
कंडीशन ट्रू होगी तो या तो स्टेटमेंट अगर आपने लिखी है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने ये सिंटेक्स यूज किया हुआ है। अगर आपने ये सिंटेक्स यूज किया हुआ है तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी या ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो क्या होगा, जो लाइन नंबर आपने लिखा होगा वो उस लाइन नंबर पे उसको लेके जाएगा और उस लाइन नंबर पे जो चीज लिखी होगी वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, सारा अभी हम देखेंगे जब हम कंप्यूटर में करेंगे। ठीक है, ये हमने बेटा कर लिया। अब एग्जाम्पल जो है बुक में उसने दी हुई है, ये मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, अभी हम इसको कोड लिखते हैं इसका अभी। ठीक है, इसको अरेज करके मैं लिखता हूँ इसका कोड अभी। सबसे पहले देखें है क्या, पहले समझे प्रोग्राम को। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर। आपने बेटा ट्रेन फेयर मतलब ट्रेन का किराया निकालना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। अब किस बात पे कर रहे हैं आप डिपेंड, मतलब ये ट्रेन फेयर किस बात पे कर रहा है डिपेंड, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पे, मतलब ट्रेन ने जितने किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं। द मिनिमम फेयर चार्ज इज ₹6.00, मतलब वो कह रहा है जो मिनिमम फेयर है वो कितना है, 6 रुपए है, मतलब 6 रुपीज है। दिस मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड फॉर 5 किलोमीटर ट्रेवलिंग डिस्टेंस और लेस। अब ये बड़े ध्यान से बात सुने, ये जो ₹6 ट्रेन फेयर है ये तब है बेटा एप्लीकेबल जब 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर या उससे कम अगर आपने फासला या डिस्टेंस ट्रेवल किया है तब कितना है फेयर ट्रेन का, 6 रुपीज है। दोबारा पढ़ो मैं लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस मिनिमम फेयर, ये जो मिनिमम फेयर उसने कहा है कितना है, मिनिमम कम से कम जिसको आप कहते हैं 6 रुपए है। ठीक है, दिस मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड, ये रहेगा तब तक वैलिड, सही रहेगा मतलब, फॉर 5 किलोमीटर ट्रेवलिंग डिस्टेंस और लेस, मतलब 5 किलोमीटर या उससे कम अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये 6 रुपए है आपका ट्रेन फेयर आएगा, ₹6। ठीक है, आफ्टर 5 किलोमीटर, गौर से देखें, आफ्टर 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर के बाद 0.75 रुपीज पर किलोमीटर आर एडेड टू द फेयर। वो कहता है 5 किलोमीटर के बाद 0.75 रुपीज जो है वो क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे पर किलोमीटर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ना, पहले मैं आपको वैसे तो करवानी है, छोटी सी एग्जांपल वैसे देख लेते हैं। अगर बेटा फर्ज करें आपको पता है 5 किलोमीटर है, वो तो आपको पता है 6 रुपीज है। फर्ज करें आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हो गया है 6 किलोमीटर, अब 5 से बड़ा है 6। ठीक है, अब उसने कहा है कि पर किलोमीटर 0.75 रुपीज, 0.75 रुपीज मतलब असल में 75 पैसे हैं। अगर आप उसको 1 रुपी के से जो छोटा है वो होते हैं पैसा, तो आप 0.75 रुपीज, सही बात कर रहे हैं क्योंकि उसने 0 पॉइंट कह दिया, नहीं तो आप 75 पैसा भी कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन 0.75 रुपीज के लिहाज से ही करेंगे। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, उसने कहा, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि अगर फर्स्ट करें 6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अब क्या होगा, 5 किलोमीटर तक ₹6 थे। याद रखिए 5 किलोमीटर तक रुपीस कितने थे, 6। आपने कर लिया 6 किलोमीटर, उसने कहा है पर किलोमीटर चार्ज होगा 0.75। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करें तो कैसे निकालेंगे, 6 तो आपको पता है लाजमी होना है क्योंकि 5 किलोमीटर तो आपने कर लिया, प्लस कर दें उसमें 0.75 तो क्या बन जाएगा 6.75 रुपीस। ये तो हमने सिंपल कर लिया, लेकिन अब कंप्यूटर को ये बात समझानी है कि जब 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो डिस्टेंस ट्रेवल तो फिर उसके मुताबिक वो ट्रेन का फेयर निकाले। ठीक है, ये अब सारा हम देखते हैं। फ्लो चार्ट तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, फ्लो चार्ट जैसे मैंने आपको क्लास में बेटा बता दिया था, ड्रॉ भी करके दिखाया था। मैं कोशिश करूंगा जब ये लेक्चर मैं आपको मतलब बता रहा हूँ इस तरह साइट पे फ्लो चार्ट एक आ जाए, मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ। बोर्ड पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, अभी टाइम नहीं है। मैं साइट पे कोशिश करूँगा इमेज या स्लाइड ऐसी हो जाए डन जब मैं आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ, ताकि आपको फ्लो चार्ट भी समझ आ जाए साथ साथ उसका। ठीक है, वैसे हम क्लास में कर चुके हैं ये फ्लो चार्ट, वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन समझ आनी चाहिए आपको इस तरह के फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ होते हैं। अच्छा, ये हमने बेटा कर लिया। अब उसने कहा था कि हमने फेयर निकालना है, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं। किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो इसको करते हैं अरेंज, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो हमारी अभी एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई है वो करते हैं। बेटा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम लाइन नंबर 10, 20, 30, फिलहाल हम इतनी लिखते हैं, बाद में फिर हम खुद लिख लेंगे। ठीक है, लाइन नंबर 10 में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हम जाहिर है इनपुट लेंगे कि कितने किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट एंटर किलोमीटर्स। ठीक है, क्योंकि हमने इसको लेना है। और हम ऐसा करते हैं, जो वेरिएबल है मैंने बताया था सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब वो खुद बताए वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या एंटर करवाना चाह रहे हैं, किलोमीटर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम के। क्या लिख देते हैं, के। क्या लिया मैंने वेरिएबल किलोमीटर्स के लिए, के। उसके बाद हम लिखते हैं इफ। यहाँ पे हमने लिखा है बेटा इफ के आगे क्या लिखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने फेयर कैलकुलेट करना है, तो हम इस तरह लिखते हैं कि इफ के इज लेस देन इक्वल टू 5 देन
अभी मैं इतना बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं क्या लिखता हूँ, इफ k इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या लिखा है मैंने, अगर k की वैल्यू छोटी हो या इक्वल हो किसके, 5 के, तो क्या हो, देन। आगे क्या लिखा है मैंने, देन। ठीक है, अब यहाँ क्या करें बेटा, यहाँ पे अब आपने ये करना है कि ऐसी चीज लिखनी है कि जब कंडीशन ट्रू हो तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो। अब मुझे बताएं, जब आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 5 किलोमीटर या उससे कम है तो उसने क्या कहा था, कितना होना चाहिए चार्ज फेयर मिनिमम, उसने कहा था ₹6। तो क्या लिखते हैं, देन के आगे लिखते हैं हम प्रिंट ₹6 या फेयर इज ₹6 या फेयर इज इक्वल टू ₹6, कुछ भी लिख दें बेटा जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, देन यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा प्रिंट के बाद यहाँ पे, वैसे ये एक लाइन में होना चाहिए, मैंने बताया आपको यहाँ पे स्पेस नहीं है, कंप्यूटर में हम इंशाल्लाह एक लाइन पे करेंगे। देन प्रिंट इसी तरह लिख दें फेयर इज इक्वल टू ₹, आगे 6.00 जो उसने लिखा हुआ है उसी तरह लिख दें, मैंने इस तरह लिख दिया, बुक में किसी और तरह होगा कोई बात नहीं, हमारी जो लॉजिक है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, इफ k इज लेस देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट फेयर इज इक्वल टू ₹6, बात खत्म। ठीक है, लेकिन बेटा अभी हमने प्रोग्राम को एक तो एंड नहीं किया और दूसरी बात हमने वो जो उसने बताई थी कंडीशन 0.75 वाली वो तो अभी देखी नहीं है, तो वो भी अभी देखनी है हमने। ठीक है, तो वो किस तरह देखेंगे, पहले हम प्रोग्राम को करते हैं एंड, कैसे, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। सिंपल, यहाँ क्या करें, एक डालें साइन कॉलन का और यहाँ पे लिख दें एंड, यहाँ पे क्या लिख दें एंड। अब बेटा ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 5 किलोमीटर या उससे कम है यानी लेस है। अब अगर बेटा उसने 5 से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड या किलोमीटर जो है वो 5 से ज़्यादा हैं, तब क्या हो, उसके लिए बेटा हमें ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे दो ऑप्शन है वही, या तो आप इफ़ यूज़ कर लें एक और, ठीक है, या आप क्या करें, आप एक ऐसा नया वेरिएबल लें जिसमें उस फेयर को स्टोर करें और फिर उसको प्रिंट करवाएं। ये होगा कब, जब हमारा जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होगा चार्ज, या कोई भी आप ले सकते हैं, बुक में उससे लिखा हुआ है चार्ज। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं चार्ज इज इक्वल टू। ठीक है, अब मुझे बेटा आप बात ज़रा ध्यान से देखें, ज़रा बताएं मुझे, गौर से देखें कि बेटा यहाँ पे उसने कहा था, मैं तेरे यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ 0.75, ठीक है, उसने कहा था ₹0.75। ये ऐड होंगे तब जब क्या हो बेटा, हमारा जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो। अब ये वाली चीज़ हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये बताएं मुझे, ये 0.75 आ गया। अब आपको बेटा इंटीजर वेरिएबल नहीं बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई सिंगल या डबल प्रिसिजन वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, चार्ज के साथ क्या लगा दें, एक्सक्लेमेशन मार्क, या जिसको आप कंप्यूटर में GW बेसिक में सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब क्या करना है, अब हमने करनी है कैलकुलेशन कि अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज़्यादा। अब यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं चार्ज इज इक्वल टू 6 प्लस, अब मैंने ये 6 क्यों लिखा है बेटा, बेटा ये मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी समझाया था जब मैं आपको बुक से पढ़ा रहा था कि बेटा अगर उसने 6 किलोमीटर ऐड कर दिए हैं तो जो मिनिमम फेयर है 6, वो तो हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना, उसको तो नहीं छोड़ देना, उससे आगे जाहिर है उससे ज़्यादा ही होगा फेयर अगला जो होगा, जैसे मैंने बताया था 6.75, तो वो 6 तो कहीं ना कहीं आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है कि वो 6 जो मिनिमम फेयर वाला है वो तो लाजमी हमने ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है 6। आगे क्या लिखना है, अब बेटा आपने क्या करना है कि जो आपने किलोमीटर एंटर किए थे उसमें से 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ अभी क्यों किया मैंने, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ k -5, यहाँ मैंने क्या लिखा है k -5। अब ये क्यों किया है, अब गौर से देखें बेटा, फर्ज करें मैं क्या करती हूँ, मैं आपको उसी तरह समझाता हूँ वैल्यूज पुट करके। ठीक है, फर्ज करें मैंने यहाँ दिया 6, क्या दिया मैंने 6। अब मुझे बताया जब मैंने यहाँ लिखा है 6, मैं थोड़ा सा इसको चले 6 लिखा है, अब यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 20 पे, ये आपको बताया ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो ये तो रन होगा ही नहीं। नेक्स्ट आएगा लाइन नंबर 30 पे, क्या होगा इधर, चार्ज इज इक्वल टू 6 प्लस k -5, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, अभी भी हमारी कोई चीज़ रहती है, वो क्या चीज़ रहती है, ये रहती है बेटा, हमने 0.75 ने अभी तक ऐड किया, असल में वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा k माइनस 5 से, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.75, क्या लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 0.75। अब ये क्यों किया अभी आपको समझ आएगी जब मैं वैल्यूज पुट करके आंसर बताऊंगा आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था आंसर अगर आप 6 किलोमीटर एंटर करेंगे तो क्या आएगा 6.75। हम देखते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है, देखते हैं अभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं k माइनस 5, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है 6, मैंने बताया था आपको 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 प्लस 1 इंटू 0.75, ठीक है, जो सिंपल मैथ हो रहा है अब ये 6 प्लस इसको 1 को इससे करें अगर मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आएगा 0.75, और 6 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 6.75, क्या आंसर आ गया हमारा 6.75, बिल्कुल वही आया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया बेटा, ये वाला काम क्यों किया, k माइनस 5 और 0.75 बेटा आपको याद होगा उसने कहा था पर किलोमीटर पे ऐड करने आपने, तो वो तो हमने लाजमी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ही वो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देगा और फेयर निकालेगा। अब k माइनस 5 का मतलब क्या है बेटा, कि k माइनस 5 का मतलब यहाँ ये है कि जो आपने किलोमीटर एंटर किए उसको 5 में से करो माइनस। क्यों माइनस करो, क्योंकि 5 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है उसकी पहले ही आपको वैल्यू पता है, वो क्या है 6 है, तो ये ना हो कि वो 2 बार ऐड हो जाए, ठीक है, तो ₹6 जो है जो मिनिमम फेयर है वो 2 बार ऐड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको माइनस करवा दिया 5 से, ठीक है। अभी तो मैंने वैल्यू दे दी ना 6, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी 6 है और ये k भी 6 है, चलिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं k की वैल्यू क्या करता हूँ अब 7, क्या करता हूँ k की वैल्यू मैं 7, ठीक है, वही होगा कि ये लाइन नंबर 20 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 30 पे, ठीक है। अब लाइन नंबर 30 पे जब आएगा तो यहाँ k की वैल्यू क्या है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे बेटा ये भी हो जाएगा चेंज, ये आई थिंक हो जाएगा 2 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 1.5, और तो 6 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5। अब क्या आ गया आपके पास फेयर 7.5 आ गया। फर्ज करें बेटा अब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि k माइनस 5 को मैं नहीं लिख रहा, अगर मैंने k माइनस 5 को नहीं लिखा तो क्या होगा, देख लें, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, क्या हुआ है 6 प्लस मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, हमने जो इनपुट लिया था उसमें हमने फॉर्मूले में यूज़ ही नहीं किया उसको, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर इनपुट लेने का अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसलिए बेटा ये मैं लिख रहा हूँ अब दोबारा कि k माइनस 5 लाजमी आएगा, और ये मैंने बताई आपको वजह कि 2 बार 6 ऐड ना हो जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उसको 5 में से जो भी 5 से वैल्यू ज़्यादा होगी किलोमीटर्स में उसको पहले 5 में से करना पड़ेगा माइनस, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 जो पर किलोमीटर हमने ऐड करना है, ठीक है। ये बेटा हमने यहाँ कर लिया है, मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से बता दिया, वैल्यूज भी कर दी पुट, इसको अब हम देखेंगे कंप्यूटर में कैसे होता है ये, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 1-2 चीज़ें अभी रहती हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं अब करता हूँ रेस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो चीज़ रह गई है वो तो लिख दें, जैसे हमने प्रिंट अभी नहीं करवाया, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं प्रिंट, क्या करने हमने प्रिंट चार्ज, प्रिंट क्या कर दें चार्ज या फेयर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, चार्ज लिखें क्योंकि फेयर ऊपर लिख चुके हैं आप, ठीक है, प्रिंट चार्ज, और यहां पे लिख दें चार्ज, और यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये हमने बेटा कर लिया, ये मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ भी बेटा एहतियातन आप डाल लें, वैसे आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चलें डाल लें, बुक में उसने शायद किया हुआ है, अगर ये नहीं भी डालेंगे देखेंगे कि प्रोग्राम सही रन होता है या नहीं होता। 0.75 अगर सिंपल लिखेंगे तो ये रन होगा या नहीं होगा, ये हम देख लेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद बेटा ये हमने कर लिया, अब क्या करें, लाइन नंबर 50 में लिख दे सिंपल एंड, और तो कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं प्रोग्राम को एंड करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया एंड से भी हम देखेंगे प्रोग्राम सही चलता है या नहीं चलता, विदाउट एंड चलेगा या नहीं चलेगा, ये वाला प्रोग्राम भी सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये मैंने आपको जो बोर्ड पे समझाने वाला था काम वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब जो मैंने आपको करवाना है वो सिर्फ कंप्यूटर पे है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई, ने हमारी तकरीबन सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बुक की रीडिंग रह गई है इस एग्जाम्पल की, वो मैं करवाऊंगा तब जब मैं कंप्यूटर पे करवाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख लें पहले शॉर्ट क्वेश्चन पहला बनेगा बेटा व्हाट इज इफ देन स्टेटमेंट
राइट इट्स सिंटेक्स। तो आप इस तरह लिखेंगे, जो बुक में उसने लिखा हुआ है पेज नंबर 45, जहाँ पे स्टार्ट होता है द इफ देन स्टेटमेंट। द इफ देन इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बस यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट वो है डिफाइन कंडीशन। ये आप लिख लें, अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन, पेज नंबर 46 पे है। अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट ईदर इवेल्युएट्स टू ट्रू यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1 और फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है। ये आप लिख लें। उसके बाद बेटा सिंटैक्स जो था लास्ट क्वेश्चन का वो मैंने आपको नहीं बताया, वो आप लिख लीजिएगा, पेज नंबर 46 पे है। दोनों लिखने हैं सिंटैक्स आपने, ठीक है। वो जैसे बुक में लिखे उसी तरह लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा क्वेश्चन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। ये जैसे फिगर 3.1 में उसने ड्रॉ किया हुआ है फ्लो चार्ट, वही आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बस ये 3 ही हैं क्वेश्चन इसके जो मैंने टॉपिक आपको डे 5 में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 5 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 5 का प्रैक्टिकल वर्क। टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये सारा हमने बेटा बुक से पढ़ लिया है। जो हमने काम करना है वो है एग्जाम्पल। मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल थी ट्रेन फेयर वाली। ये एग्जाम्पल बेटा हमने करनी है अभी। उसके बाद फिर हम ये जो लास्ट 4 लाइन्स हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो हमने एक बोर्ड पे एग्जाम्पल की थी, 2 नंबर्स हमने इनपुट करने और देखना है स्मॉलर नंबर कौन सा है, ठीक है। वो अभी हम करते हैं प्रोग्राम GW बेसिक में। यहाँ पे लिखते हैं बेटा हम सबसे पहले इनपुट एंटर 2 नंबर्स या 2 अनइक्वल नंबर। मैं फिलहाल इसी तरह करवा रहा हूँ आपको, A, B, ठीक है। 9 नंबर 20, इफ A इज लेस देन B देन प्रिंट। अब मैं ये करवा रहा हूँ इफ देन की, ठीक है। तो इफ और देन ही यूज करना है बस आपने। प्रिंट यहां पे लिखेंगे A इज स्मॉलर नंबर, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करना है बेटा आपने, इसके बाद आपने प्रोग्राम को करना है एंड। वो कैसे होगा मैंने बताया था कि आप क्या करें, एंड लिख लें उससे पहले, लेकिन आपने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 30, इफ B इज लेस देन A देन प्रिंट B इज स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। और ऐसा करते हैं, पहले हम एंड यहीं लिख देते हैं। लाइन नंबर 40 में एंड नहीं लिख रहा अभी, देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम सही रन होता है या नहीं होता। इसको अब करते हैं हम रन। एंटर 2 नंबर्स हम करते हैं 1,2। अब बेटा जब मैंने 1,2 किया है तो A में क्या स्टोर हो जाएगा जाके 1 और B में 2। एंटर प्रेस करते हैं, देखें क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ है, A इज स्मॉलर नंबर, और प्रोग्राम क्या हो गया एंड। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 20 हुई रन, हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी, तो उसके बाद प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम एक बार फिर करते हैं इसको रन, F2। अब हम करते हैं 2,1। अब देखें A में स्टोर हो जाएगा जाके 2 और B में क्या हो जाएगा 1। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब देखें क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, B इज स्मॉलर नंबर। बिल्कुल सही है, मतलब एंड अगर आप यहां भी लिख दें तब भी बिल्कुल सही होगा रन ये प्रोग्राम, ठीक है। ये हमने देख लिया कि कैसे इफ देन स्टेटमेंट यूज होती है। अभी भी मैंने आपको बताया था एंड स्टेटमेंट हम मुख्तलिफ मेथड से यूज करेंगे। इसको मैं करता हूँ CLS और यहाँ पे हम निकालते हैं लिस्ट और यहाँ पे हम चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंड हम नहीं लिखते, मैंने एंड रिमूव कर दिया। अब करते हैं इसको रन 1,2। इस पे तो बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि लाइन नंबर 20 हो रही है रन और फौरन प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब अगर मैं ये करूं बेटा कि 2,1 लिखूं और एंटर प्रेस कर दूं तो क्या लिखा हुआ है, B इज स्मॉलर नंबर। अब बेटा मैंने बताया था एंड लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम ये भी करते हैं, अभी ये वाला जो एंड है इसको भी करते हैं रेज, देखते हैं क्या होता है। पहले किया CLS, निकालते हैं लिस्ट। बेटा अब मैं जो मैंने लाइन नंबर 20 में लिखा है इसको मैं करता हूँ रेज और देखते हैं प्रोग्राम सही रन होता है या नहीं होता। 1,2 A स्मॉलर नंबर, बिल्कुल सही है, हो गया सही। आगे देखते हैं 2,1। अब देखते हैं बिल्कुल सही, B इज स्मॉलर नंबर। आप देख रहे हैं विदाउट एंड भी ये प्रोग्राम सही चल रहा है। मैंने आपको बताया था एंड स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप एंड स्टेटमेंट नहीं भी लगाएंगे तो प्रोग्राम सही रन हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एंड लगाना जरा अच्छा होता है, ठीक है। हमें पता लग जाता है प्रोग्राम की लॉजिक कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये हमने देख लिया सिंपल प्रोग्राम। अब हम करते हैं ट्रेन फेयर वाला प्रोग्राम, ठीक है। पहले मैं आपको जो बोर्ड पे समझाया था उसको अब यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं न्यू और हम करते हैं CLS। यहाँ पे अब लिखते हैं लाइन नंबर 10 में इनपुट एंटर
किलोमीटर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं एंटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं के ले रहा हूँ मैं इसको वेरिएबल। लाइन नंबर 20 पे इफ के इज लेस देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट क्या हो, फेयर इज इक्वल टू ₹6.00, यही उसने कहा था आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या कहा था मैंने, प्रोग्राम को एंड करना है। ठीक है, ये जो मैंने बेटा एंड किया है, ये आपको मैंने फ्लो चार्ट में मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं दिखा दूं जब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा था। ये एंड फ्लो चार्ट में कैसे होगा, फ्लो लाइन हम निकालेंगे बेटा जो डिसीजन सिंबल से निकलेगी और कहाँ जाएगी, स्टार्ट एंड सिंबल वाली जो फ्लो लाइन है उसके साथ जाके ज्वाइन करेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं लाइन नंबर 30 में अब क्या करें। अब अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या हो देखते हैं। चार्ज, और मैंने बताया था यहाँ भी क्या यूज़ करना है, सिंगल प्रेसिजन इज इक्वल टू 6, ये कौन सा है जो हमारा मिनिमम फेयर है वो 6 है, तो 6 प्लस के माइनस 5, ये मैंने बताया था क्यों करते हैं। इसको हमने करना है बेटा मल्टीप्लाई 0.75, और यहाँ पे अभी हम सिंगल प्रेसिजन का साइन नहीं यूज़ करते। देखते हैं प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। लाइन नंबर 40 प्रिंट, यहाँ पे क्या लिख दें, चार्ज इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दें चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह सिंगल प्रेसिजन। ठीक है, लाइन नंबर 50 पे लिख दें एंड। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। एंटर किलोमीटर्स पहले मैं करता हूँ बेटा 5, एंटर। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 5 अगर आपके हो किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स पे फेयर कितना आता है, ₹6, बिल्कुल सही है, ये तो हो गया सही। इसका मतलब लाइन नंबर 20 रन हुई और प्रोग्राम एंड हो गया। लाइन नंबर 30, 40 और 50 एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। अब हम इनको करवाते हैं एग्जीक्यूट। मैं लिखता हूँ 6, क्या लिखता हूँ मैं 6, और एंटर प्रेस करता हूँ। देखें चार्ज क्या है हमारे पास 6.75, ये इतना स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉमा यूज़ कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। चार्ज कितना है 6.75, मैंने बताया था 6 तो हो गया 5 किलोमीटर का, और पर किलोमीटर 0.75 का इंक्रीज था, तो वो हमने किया कैलकुलेट और आंसर आ गया 6.75। ठीक हो गया बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब अगर 0.75 के बाद आप ये सिंगल प्रेसिजन नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आ जाएगी आपने पॉइंट्स में ये कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर लिखे या ना लिखे आप देख रहे हैं आंसर बिल्कुल सही आया है। एक बार और करते हैं इसको रन। यहाँ पे लिखते हैं 7 और आंसर क्या आ रहा है, चार्ज इक्वल टू 7.5, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जो हमने बोर्ड पे किया था। ठीक है, ये भी हमने बेटा एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपने देखा किस तरह इफ देन स्टेटमेंट यूज होती है। अब हम पढ़ते हैं बुक से जो लास्ट 3 to 4 लाइन जिसने लिखी है इस प्रोग्राम की। यहाँ पे वो कहता है बेटा एग्जाम्पल में मैंने आपको सारा समझा दिया है, बस ये अब मैंने बताना है आपको जो लास्ट इसकी लाइन्स है। हेयर इन लाइन नंबर 20 इफ के इज लेस देन और इक्वल टू 2 देन इट विल प्रिंट ₹6। अब बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे उसने 2 लिखा हुआ है, इसको 2 की जगह आप कर लें 5, यहाँ होना चाहिए 5। ठीक है, उसने बुक में ये सही नहीं लिखा हुआ। इफ के इज लेस देन और इक्वल टू 5 करें इधर, देन इट विल प्रिंट ₹6 एंड द प्रोग्राम विल एंड। क्या होगा, प्रिंट करेगा ₹6 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हमने अभी देखा है ये। इन कंटिन्यूएशन टू द लाइन नंबर 20 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड, मतलब कंटिन्यूएशन का मतलब जारी है, मतलब प्रिंट ₹6 के बाद क्या आगे लिखा हुआ है हमने एंड, इसलिए वो प्रोग्राम को एंड करेगा। कंटिन्यूएशन टू द लाइन नंबर 20 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड, मतलब लाइन नंबर 20 के बाद क्या लिखी हुई हमने, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड लिखी हुई, क्योंकि हमने यहाँ क्या यूज किया है, कॉलन। अदरवाइज इफ के इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, अगर के 2 और उसके लेस, या फिर वही गलती है बेटा 2 नहीं होना चाहिए 5 होना चाहिए। इफ के इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5 देन लाइन नंबर 30, 40 एंड 50 विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब अगर ये हमारा 5 नहीं होगी इसकी वैल्यू के की, तो क्या एग्जीक्यूट होंगी, लाइन नंबर 30, 40 और 50। ठीक होगी, किस पे करेगा बेटा, डिपेंड। जैसे ही आप लाइन नंबर 10 को इनपुट करेंगे उसके पास वैल्यू आ जाएगी मेमोरी में, तो जैसी मेमोरी में वैल्यू आएगी फौरन होगा ये डिसीजन, और अगर वो 5 से कम है या इक्वल है तो लाइन नंबर 20 रन होगी सिर्फ, और अगर 5 से बड़ा है तो लाइन नंबर 30, 40 और 50 एग्जीक्यूट होगी। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, बुक से भी पढ़ा दिया और कंप्यूटर पे भी हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 6. In work for day 6, we will study if, then, else statement. ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की दूसरी एग्जाम्पल है, या आप कह सकते हैं ये दूसरी स्टेटमेंट है उसकी। ठीक है,
लास्ट डे में हमने इफ़ देन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इफ़ देन एल्स, ठीक है। जो ज़्यादा उससे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा इजी इंशाल्लाह ये लगेगी पिछली वाली, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं आपके पास, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, होती क्या है ये, वही है बेटा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एज इट डिसाइड्स द पाथ ऑफ प्रोग्राम। क्या मतलब, ये डिसाइड करती है पाथ को प्रोग्राम के, ठीक है, मतलब रास्ता कहाँ जाना है उसने, ठीक है। जैसे वो इफ देन भी यही करती है, लेकिन चेंज क्या है वो भी आगे जाके आपको पता लगेगा। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस एंड टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। ये जो बात मैंने बेटा अभी बोली है ये तकरीबन वही है जो मैंने इफ देन में भी बताई थी। तो चेंज कहाँ आया, चेंज अभी आएगा, मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए उससे आपको चेंज आ जाएगा नजर अभी, ठीक है। एक तो नाम में चेंज आपको पता लग रहा है, आगे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं भी समझाता हूँ आपको, पहले मैं ये बता दूँ, ठीक है। ये वही बात है जो इफ देन में पढ़ी थी हमने। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। अब क्या होता है बेटा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं नंबर्स का या मुख्तलिफ चीज़ों का। जैसे हमने देखा था a इज़ लेस देन b, a इज़ इक्वल टू b, a इज़ ग्रेटर देन b। ये सारे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम एक नंबर को दूसरे नंबर से, क्या वो उससे छोटा है या बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस एंड टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। और ये भी देखते हैं हम कि कंडीशन को करते हैं टेस्ट कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और नॉट का मतलब यहाँ फॉल्स ही है असल में, ठीक है। टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन, कोई भी कंडीशन हमने दी हुई है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। अब ये बेटा हमने सारा इफ देन एल्स में करना है, ये हमने इफ देन में भी किया था, लेकिन वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि जो फॉल्स पार्ट था वो सही नहीं हम यूज़ कर रहे थे वहाँ। मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमें प्रोग्राम को क्या करना पड़ना था, लाजमी एंड कर रहे थे हम, या हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़नी थी। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑल्टरनेटिव्स आगे लिखा हुआ मैंने, 1 इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे बेटा पहले तो नाम पे दोबारा आ जाता है, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इफ का मतलब मैंने बताया था अगर, देन का मतलब बताया था फिर, और एल्स का मतलब यहाँ समझ लें आप वरना, ठीक है। मतलब अगर ये काम आपने किया, ये अगर हो जाए तो ठीक है, फिर ये करो, ये तो हो गया इफ देन। वरना ये करो, जो वरना ये करो है ना, ये समझे एल्स है, ठीक है। फर्ज करें आपके पास 2-3 रास्ते हैं, एक पे आपने देखा सही नहीं आ रहा तो आप दूसरे पे गए, दूसरे पे भी नहीं आए तो फिर आप तीसरे पे गए, जो तीसरे पे गए हैं आप, ये समझे आपका एल्स है, ठीक है। उसने कहा है 2 ऑल्टरनेटिव्स। 2 ऑल्टरनेटिव्स का मतलब 2 मुतबादिल या 2 सब्स्टिट्यूट्स, मतलब वहां पे एक था आपके पास इफ देन में, एक था रास्ता, यहाँ पे 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। अगर एक रास्ता सही नहीं है तो दूसरे पे जाएं, इसके नीचे लिखा हुआ है 1 इज एग्जीक्यूटेड, हमेशा एक एग्जीक्यूट होगा। कंप्यूटर में भी यही होगा बेटा, अगर 2 रास्ते हैं उसके पास तो एग्जीक्यूट हमेशा एक होगा। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वही बात कंडीशन पे। जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक ट्रू पार्ट चलेगा या फॉल्स, या देन पार्ट चलेगा या एल्स पार्ट चलेगा। ये भी बता देता हूं कि जो देन पार्ट है वो बेटा ट्रू टास्क को करता है रन, और जो एल्स पार्ट है वो करता है फॉल्स टास्क को रन। ये भी हम आगे सिंटेक्स में देख लेते हैं अभी, ठीक है। दोबारा एक बार देख लें कि इफ देन एल्स में आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको उर्दू में एक बार दोबारा बता देता हूं। इफ का मतलब अगर, देन का मतलब फिर, एल्स का मतलब वरना। अगर ये काम हो फिर ये करो, इफ देन, वरना ये करो, ये इफ देन एल्स हो गया। मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया कैसे आप लोग बोलते हैं, उस तरह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहता है तुमने ये काम करना है, अगर ये हो गया तो ठीक, वरना तुमने ये काम करना है, ठीक है। तो ये बेटा है इफ देन एल्स। अब हम समझते हैं इसको, इस सिंटेक्स को। क्या है इसका सिंटेक्स, यहाँ भी 2 है आपके पास सिंटेक्स, इसलिए मैंने लिख दिया है सिंटेक्सिस, ठीक है। अगर आपने ये सही नहीं लग रहा आपको तो आप फिलहाल सिंटेक्स ही लिख दें, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बुक में सिंटेक्स ही लिखा हुआ है उसने। 2 सिंटेक्स हैं इसके भी, जैसे हमने देखा था इफ देन के। यहाँ पे देखें क्या है, इफ एक्सप्रेशन देन, ये तो सेम है जो हमने वहां देखा था, ठीक है। स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रू टास्क, ये भी सेम चीज़ है जो हमने देख ली थी इफ देन में, कि क्या होता है इफ, उसके बाद लिखते हैं आप एक्सप्रेशन, उसके बाद लिखते हैं देन, ये कीवर्ड है, इफ भी कीवर्ड है, फिर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ट्रू टास्क, अब ये मैंने अभी बात बताई आपको कि देन पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा इस इफ देन स्टेटमेंट का, जब टास्क ट्रू होगा या कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। एल्स, ये बस नई चीज है इसमें सिंटेक्स में, एल्स स्टेटमेंट्स फॉल्स टास्क। क्या मतलब कि अगर वो कंडीशन जो आपने इस एक्सप्रेशन में दी है वो फॉल्स है तो फिर क्या रन होगा, एल्स पार्ट
रन होगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो एल्स पार्ट में लिखी हुई है या जो एल्स स्टेटमेंट के बाद लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिंटेक्स हो गया। दूसरा जो सिंटेक्स है वो देखें, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, वही बात जो हमने इफ देन में देखी थी। वहां पे क्या था बेटा, एक में थी स्टेटमेंट्स और एक में लाइन नंबर, यहां भी यही होगा, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स। यहाँ पे उसने लिख दिया आप स्टेटमेंट्स फॉर टास्क, लेकिन बेटा ये आप एल्स में भी लाइन नंबर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लैश डाल के ताकि आपको याद रहे, लाइन नंबर, मतलब आप यहाँ पे भी लाइन नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। अभी हम एग्जांपल करेंगे उसमें आप एल्स में भी लाइन नंबर यूज करेंगे। बुक में उसने इस लाइन नहीं लिखा, लेकिन कर सकते हैं आप। एल्स में स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं और लाइन नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है इसके सिंटेक्स बेटा, बस फर्क कहाँ आया है, एल्स एक नया पार्ट ऐड हो गया इसमें। ठीक है, और एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, यही उसने बुक में लिखा हुआ है। पहले मैं ऐसा करता हूँ, आपको बुक से इतना पढ़ाता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही बेटा है सर, उसमें को भी उसने 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं इसके, ऐसा करते हैं, ये देख लेते हैं फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बुक से, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। फ्लो चार्ट देख लें बेटा, जो इफ देन का था और इफ देन एल्स का, एक ही बेटा फर्क है उसमें। क्या फर्क है वो और से देखें, फॉल्स ट्रू, वहां भी था फॉल्स ट्रू, लेकिन आपको याद होगा वहां पे एक हमने यहां लिखा था ट्रू या फॉल्स, एक इसके नीचे लिखा था। अब यहाँ पे क्योंकि बेटा आपके पास 2 रास्ते हैं, तो हमारे पास 2 फ्लो लाइंस होनी चाहिए, जो एक हमने यूज किया लेफ्ट वाली और एक यूज कर लिया हमने राइट वाली। ठीक है, तो इसलिए देखें जो भी ऊपर से आ रही होगी इनपुट, पहले होगा चेक, कौन सा सिंबल है ये, डायमंड सिंबल या डिसीजन सिंबल जिसको आप कहते हैं। उसके अंदर क्या लिखते हैं आप, एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी रन, जो मैंने बताया था, जो ट्रू टास्क वाली है। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फॉल्स टास्क वाली, मतलब वो एल्स वाली जो एल्स के बाद लिखी होंगी। ठीक है, ये वही बहुत आसान फ्लो चार्ट है, तकरीबन वही बात है, बस यहाँ पे उसने कहा है कि एक ही डिसीजन सिंबल में से लेफ्ट राइट उसने 2 फ्लो लाइंस निकाली हैं। ठीक है, एक एल्स के लिए और एक उसने देन के लिए निकाली है, देन ट्रू के लिए और फॉल्स एल्स के लिए। ठीक है, ये हमने फ्लो चार्ट भी कर लिया बेटा इसका। अब हम बुक से पढ़ते हैं और बताता हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे इसकी। ठीक है, पेज नंबर 46 है बुक का, द इफ देन एल्स स्टेटमेंट, द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई 2 different alternatives with if statement। जो कीवर्ड है ये मैंने बताया था आपको, वैसे एल्स भी आपको पता है कीवर्ड ही है बेटा, इफ देन एल्स तीनों कीवर्ड है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ो बेटा, द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई 2 different alternatives। ये क्या करता है, कीवर्ड एल्स स्पेसिफाई करता है 2 different alternatives। ठीक है, with if statement based on a condition one of the 2 alternatives is executed। मतलब वो कहता है कंडीशन पे बेस करते हुए, डिपेंड करते हुए, दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव या जो आपने पाथ दिया है वो रन होगा या एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक। ठीक है, आगे बेटा सिंटेक्स लिखे हैं मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद फ्लो चार्ट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो उसने 3-4 लाइनें लिखी हैं ये इसके बारे में बता रहा है, वो पढ़ लेते हैं। द इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट as it decides the path of the program। ये क्या करती है, डिसाइड पाथ प्रोग्राम का। ठीक है, यानी रास्ता। It helps in making comparisons and testing whether a condition is true or not। ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करती है कंडीशन को क्या करने में, चेक करने में, टेस्ट करने में या कंपैरिजंस करने में। इफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वैलिड बेसिक कंडीशन और एक्सप्रेशन। इफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वैलिड एक्सप्रेशन या कंडीशन। ठीक है, वैलिड एक्सप्रेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कम से कम एक ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, इफ द कंडीशन इज फाउंड ट्रू देन द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन। अब जो इंस्ट्रक्शन है असल में ये स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, स्टेटमेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इफ द कंडीशन इज फाउंड ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुई, देन द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन, देन द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन, ये वाली बात। ठीक है, आफ्टर देन इज परफॉर्म, आफ्टर देन, देन के बाद आफ्टर देन। ठीक है, आफ्टर देन इज परफॉर्म, अदरवाइज। अब इसके अलावा क्या होगा, इसके बरक्स क्या होगा, अदरवाइज। लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन आफ्टर एल्स इज परफॉर्म। अच्छा, अगर तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो क्या होगा, एल्स के बाद जो भी लिखा हुआ है वो रन होगा, चाहे वो लाइन नंबर है चाहे वो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आगे बेटा एग्जांपल है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ क्या करना है आपने एग्जांपल में। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको इस एग्जांपल के बारे में बताऊंगा। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ऑल्सो राइट
इट्स सिंटैक्स। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा है वही है वैसे इसका आंसर। पेज नंबर 46 लास्ट 2 लाइन से स्टार्ट करें। द इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एज इट डिसाइड्स द पाथ ऑफ द प्रोग्राम। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस एंड टेस्टिंग वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। ट्रू और नॉट की जगह आप ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना ये भी सही है, ट्रू और नॉट, या फिर लिखते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा क्वेश्चन वो है ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जो आपने फ्लो चार्ट यहाँ मैंने बनाया है और जो बुक में बना हुआ है फिगर 3.2 में, यही आपने ड्रॉ करना है। ठीक हो गया, ये भी बेटा हमने कर लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ, फिर हम यहाँ इसको लिखेंगे इस एग्जाम्पल को। ठीक है, एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, वो कह रहा है मुख्तलिफ आपके पास उम्मीदवार हैं, उनके आपके पास उम्रें हैं, मतलब एजेस हैं। ठीक है, अपीयरिंग बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ PIA आर एक्सेप्टेड थ्रू द कीबोर्ड। वो कह रहे हैं मुख्तलिफ आपके पास उम्मीदवार हैं या डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं किसके सामने, PIA बोर्ड के सामने, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सामने। कोई उनका बोर्ड है, कोई टेस्ट है, सिलेक्शन हो रही है, वहां पे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं टेस्ट देने। ठीक है, बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ PIA आर एक्सेप्टेड थ्रू द कीबोर्ड। अच्छा, ये सारा काम किससे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, मतलब कीबोर्ड से एक्सेप्ट हो रहा है। ये बता दो कीबोर्ड का मतलब क्या है, भी आगे समझ आएगी आपको। इफ द एज इज बिलो 17 द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। वो कह रहा है कि अगर कैंडिडेट है उनकी एज 17 से बिलो है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फॉर द अनाउंस पोस्ट, मतलब जो पोस्ट उन्होंने अनाउंस किया है उस पर वो एलिजिबल नहीं है अगर उनकी एज 17 से कम है। अदरवाइज ही कैन अपीयर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। वी आर आस्क्ड टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। वो कहता है हमें कहा गया है कि हम एक प्रोग्राम लिखें इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है इसमें कंडीशन क्या होगी, इनपुट क्या होगी और फिर प्रिंट क्या होगा। बुक में जो उसने बेटा किया हुआ प्रोग्राम उसने डिफरेंट मेथड से किया हुआ, मतलब वो इसको और सिंपल भी कर सकता था लेकिन उसने जरा कॉम्प्लेक्स किया। क्यों किया? क्योंकि वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि कैसे कंट्रोल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर। अब आपको याद आया होगा इसमें कहीं ना कहीं गो टू स्टेटमेंट यूज हो रही है, यही हो रहा है बेटा। इस प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट उसने यूज की हुई है ताकि आपको समझ आए कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर कैसे आप गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये अभी हम बेटा करते हैं। इसको मैं करता हूँ अरेज, सिर्फ फ्लो चार्ट को मैं अरेज कर रहा हूँ और फिर हम यहीं पे करेंगे इसकी एग्जांपल। बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। सबसे पहले उसने कहा था कि कीबोर्ड से इनपुट लेनी है। अब कीबोर्ड से इनपुट कैसे होती है, जब आप इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट और यहाँ पे क्या लिखें, उसने कहा था एज के लिहाज से, तो सिंपल लिख दें एंटर एज। ठीक है, इनपुट एंटर एज, ये हमने कर लिया। अब एंटर एज के बाद हमने कोई ना कोई देना है इसको वेरिएबल। क्या वेरिएबल दें, एज ही दे दें, AGE। ठीक है, AGE। ठीक है, एज हमने दे दिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमने करना है असल में डिसीजन। तो क्या लिखें, सिंपल इफ, यहां पे लगा रहे हैं हम इफ कंडीशन बेटा। इफ एज, क्या कहा था उसने कि अगर एज लेस देन और इक्वल टू है किसके, 17 के। ठीक है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल। अगर ये कंडीशन ना हो तो एल्स में लिख देंगे कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। तो यहां पे हम लिख देते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप लेस देन इक्वल टू 17 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके मुताबिक फिर आपको जो प्रिंट है वो उसके लिहाज से लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 देन अब कहाँ लेके जाए प्रोग्राम को। प्रोग्राम को बेटा हमने लेके जाना है असल में विद लाइन नंबर्स। ठीक है, हम ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे, बुक में उसने ये सिंटैक्स यूज किया है, तो फिर हमें लाइन नंबर लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं लाइन नंबर 30 पे हम क्या लिखेंगे, कैंडिडेट इज एलिजिबल। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे बेटा एल्स क्या लिखेंगे। अब ये बात गौर से देख लीजिए, मैंने ये बात लिखी है बेटा, अगर उसकी एज 17 भी है तब भी वो क्या है, एलिजिबल है। ये बात ध्यान में रखिए, यहाँ कंफ्यूज ना हो। जो इक्वल टू का मतलब है आपको पता है और है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एक भी कंडीशन ट्रू हो तो टोटल आंसर ट्रू हो जाता है और में। तो इसलिए अगर 17 भी एज है तब भी वो कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, अगर 17 से कम है तब वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लाइन नंबर 30 पे लिखते हैं हम प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल। ठीक है, कैंडिडेट इज
एलिजिबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया कैंडिडेट इज एलिजिबल। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब क्या करें, अभी हमने एल्स नहीं वहाँ यूज़ किया, एल्स अभी यूज़ करना है तो यहाँ पे लिख दें एल्स। अब एल्स के आगे क्या लिखें, एल्स के आगे हमने लाइन नंबर लिखना है, लेकिन बेटा वो क्या लिखना है, अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है इस प्रोग्राम में, उसने बुक में, कि उसने बार बार इनपुट ली हुई है यूजर से। जाहिर है बेटा इतने ज़्यादा आएंगे कैंडिडेट्स, तो हर बार तो आप प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे ना, 100 फर्ज करेंगे हैं कैंडिडेट्स, तो 100 बार रन करेंगे प्रोग्राम को। अब नहीं, आप क्या करेंगे, वैसे तो हम लूप यूज़ कर सकते हैं अंदर, लेकिन आपने लूप पढ़ा नहीं है अभी, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने लास्ट पढ़ना है कंट्रोल स्ट्रक्चर इस चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल हमने वो नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, यूजर से पूछेंगे बार बार कि तुमने क्या अगला जो आपके पास है एज एंटर करनी है, अगर अगली एज एंटर करनी है तो हमें यहाँ एक और लगाना पड़ेगा इफ। ठीक है, अब वो हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एल्स में आपने क्या लिखना है। एल्स में आपने लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे आप एल्स में प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। क्या लिखना है आपने, प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। अब मैंने क्यों छोड़ा है मैं बताता हूं अभी, क्योंकि अभी आगे जाके हमने गो टू यूज करना है इसमें। ठीक है, ये मैंने यहां तक लिख लिया। अभी किस लाइन में लिखा है मैंने, एल्स क्या लिखूंगा मैं, 50। अब बेटा देखें और से, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो कहां जाएगा, लाइन नंबर 30 पे, प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल। अब इसके बाद कहां जाएगा वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहां जाएगा, एल्स 50, मतलब एल्स पार्ट रन होगा, तो 50 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है कि दोनों सूरतों में चाहे वो एलिजिबल है या नहीं है, हमने दोबारा यूजर से इनपुट लेनी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे दोबारा यूजर से, कैसे, विद इनपुट स्टेटमेंट। एक और इनपुट स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। अब यहाँ पे उसने बुक में आई थिंक लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू एंटर अगेन। ठीक है, तो हम भी इसमें लिखते हैं would you like to input again। ठीक है, आगे आप डाल दे क्वेश्चन मार्क, बल्कि आई थिंक उसने y/n लिखा हुआ है, y/n। ठीक है, would you like to input again। अब यहाँ पे आई थिंक ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं इसलिए इसको बेटा थोड़ा सा इसको यहाँ से अरेज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, would you like to input again। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं y/n, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आपने लिखना है बेटा y string। अब ये क्यों लिख रहे हैं y string, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा अगर तो यूजर ने y प्रेस कर दिया, मैंने इसलिए y string लिखा है। अगर यूजर ने y प्रेस किया, y का मतलब उसने यहाँ पे yes और n का मतलब है नो। अगर yes यूजर एंटर करेगा तो फिर हम एक और इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर नो करेगा तो फिर नहीं ले सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर यूजर ने y प्रेस किया तो उसको वहां लेके जाओ जहां पे हम एज को इनपुट ले रहे हैं। अब आप बताएं कहां ले रहे हैं हम एज को इनपुट, हम लाइन नंबर 10 में ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक लगाएंगे हम एक और इफ कंडीशन। यहाँ पे लिखते हैं लाइन नंबर 70, इफ y स्ट्रिंग। अब आपको पता है स्ट्रिंग क्यों दे रहा हूं बेटा, क्योंकि y क्या एक अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट आपको पता है स्ट्रिंग में स्टोर होते हैं। इफ y स्ट्रिंग y, अब क्या मतलब है इसका बेटा, यहां पे असल में हम स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा आगे जाके आपने पढ़ना है, बस इतना समझ लें ये y वो वाला y है जो आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, ये वो y है, ये समझ लें। ये वाला y कौन सा है, कीबोर्ड वाला y है। ठीक है, और ये कौन सा y स्ट्रिंग, जो हमने यहाँ वेरिएबल लिया जिससे कंपैरिजन होगा। अब क्या कह रहा है, इफ y स्ट्रिंग इज इक्वल टू y, कि अगर यूजर ने y प्रेस किया या एंटर किया है तो फिर इसमें जाके y स्ट्रिंग में जाके स्टोर कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखें, देन कहां पे जाए, मैंने अभी बताया था आपको लाइन नंबर 10 पे, तो लिख दें देन 10। अच्छा, अगर ये बेटा हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब क्या हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाहिर है प्रोग्राम को क्या कर दे, एंड कर दे। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम लिख दें एल्स आगे लाइन नंबर लिख दें एंड का, या सिंपल एंड लिख दें। ठीक है, हम क्या करते हैं लाइन नंबर 80 में लिख देते हैं एंड। क्या लिख देते हैं, एंड। या एक और ऑप्शन भी थी वही,
एल्स 80 लिखना है। अगर आप एल्स 80 लिखेंगे तो अगर ये वाली हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी तो एल्स 80 का मतलब प्रोग्राम को एंड कर दो। अभी भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, बीच में लाइन नंबर 40 रह गई हमारी। अब इसको देखते हैं एक बार दोबारा, एज भी एंटर करते हैं, ठीक है। एज में एंटर करता हूं 19, क्या एंटर किया मैंने एज 19। अब क्या होगा, अब मुझे बताएं लाइन नंबर 20 पे जब आएगा तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 कंडीशन ट्रू है, यस। कहां जाएगा, देन 30 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल, स्क्रीन पे लिखा हुआ देगा कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। अब बेटा लाइन नंबर 40 पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमें कुछ लिखना चाहिए इधर। क्या लिखना चाहिए, हमें ये वाली लाइन लेके आनी है, मतलब जैसे ही लिखा हुआ है कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉरन कंट्रोल ट्रांसफर हो टू लाइन नंबर 60, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल जो हमने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल देखा था, गो टू 60, क्या लिख दिया मैंने, गो टू 60। क्या होगा, जैसे लाइन नंबर 40 में आएगा क्या मिलेगा उसको, लाइन नंबर 60, मतलब गो टू 60 पर जाओ। क्या लिखा हुआ है बेटा 60 पे, इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, मतलब वो पूछेगा हमसे कि क्या तुमने दोबारा इनपुट करना है। अगर तो हम वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फौरन आ जाएगा लाइन नंबर 70 पे। अगर वाई प्रेस किया तो कहाँ जाएगा, फिर लाइन नंबर 10 पे। लाइन नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 10 पे दोबारा इनपुट, मतलब बार बार वो इनपुट ले रहा है अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी ये ले रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कब, कैसे। देखिए यहाँ पे इफ वाई स्ट्रिंग, पहले ये समझ लें, इफ वाई स्ट्रिंग इज इक्वल टू वाई, अगर ये वाई के इक्वल है तो देन 10 कहाँ ले जाओ, लाइन नंबर 10 पर, ये सारा प्रोसेस दोबारा होगा, ठीक है। अगर ये एन एंटर कर दिया यूजर ने तो फिर प्रोग्राम को एंड कर दो, ठीक हो गया, मतलब वो दोबारा यूजर इनपुट नहीं करना चाहता। ये तो होगी बेटा जब हमारी लाइन नंबर 20 वाली कंडीशन ट्रू थी। अब हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 20 वाली जो कंडीशन है उसको कर देते हैं फॉल्स। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो देन नहीं रन होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। जब एल्स एग्जीक्यूट होगा तो लाइन नंबर 50 पे जाएगा, एल्स 50 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। लेकिन और भी बेटा यूजर इनपुट करना चाहते हैं, अगर और भी हैं आपके पास मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं तो और अगर करना चाहें तो फिर क्या करो, लाइन नंबर 60 पे ले जाओ, इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। यहाँ पे अब देखें अगर उसने वाई प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आएगा और इसको दोबारा ले जाएगा लाइन नंबर 10 पे और दोबारा कोई यूजर इनपुट करेगा। लेकिन अगर उसने एन प्रेस कर दिया तो फौरन प्रोग्राम को क्या कर दे, एंड कर दे। इसका मतलब जब भी एन प्रेस होगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स पे कभी भी हम प्रोग्राम को एंड नहीं करवा रहे, हम सिर्फ एन जो है उस पे प्रोग्राम को एंड करवा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बार बार इनपुट्स ले सकते हैं इस प्रोग्राम में। ये बेटा हमने कर लिया, यहाँ मैंने आपको समझा दिया, असल समझ आएगी जब मैं आपको कंप्यूटर पे करवाऊंगा, ठीक है। उसी वक्त मैं आपको ये जो बुक में उसने दिए हुए हैं पैराग्राफ 2, बहुत मुश्किल उसने थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन चले अगर आपको यहाँ पे आ गई ना बेटा समझ तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो बातें उसने बुक में लिखी हुई है थोड़ा सा चेंज भी होगा बुक में, मैं अभी वैसे देख रहा हूँ यहाँ पे उसने एज की जगह ए लिया हुआ है, मतलब कोई बात नहीं, हम वेरिएबल अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो लास्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो इंशाल्लाह हम डे 7 में देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, बस वही 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 6 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 6 का प्रैक्टिकल वर्क, द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। बुक से रीडिंग कर ली थी हमने, बस हमने एग्जांपल देखनी है इसकी, जो एग्जांपल पेज नंबर 47 पे है। ये एग्जांपल बोर्ड पे हो गई थी हमारी, अब हम इसको देखते हैं GW बेसिक में। यहाँ पे लिखेंगे लाइन नंबर 10 में सबसे पहले इनपुट एज, या फिर इस तरह लिख लें एंटर एज, जैसे हमने लिखा था एंटर एज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं AGE, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 पे हमने करना है डिसीजन, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 देन, यहाँ पे क्या लिखना है, अब हमने देन के बाद 30, अब 30 पे हम क्या लिखेंगे, द कैंडिडेट इज एलिजिबल, ठीक है। ये इससे पहले हम लिख देते हैं एल्स, और एल्स के आगे अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे, ठीक है, बाद में लिखेंगे। लाइन नंबर 30 पे लिख दें प्रिंट कैंडिडेट इज, इसके बाद बेटा हमने लिखना है लाइन नंबर 40, इसमें हमने लिखना है गो टू, अभी आगे हम नहीं लिखते कुछ। लाइन नंबर 50 में लिखना है प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ठीक है।
इसके बाद लाइन नंबर 60, इसमें हमने लिखना है इनपुट, जो हमने लिखा था कि आप दोबारा इनपुट करना चाहते हैं या नहीं, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं y/n, यहाँ पे y स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 70, यहाँ पे लगानी हमने इफ कंडीशन, इफ y स्ट्रिंग इज इक्वल टू y, ये y कौन सा है जो आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं, अल्फ़ाबेट y, ठीक है। देन लाइन नंबर 10 पे लेके जाना है हमने, ठीक है। और लाइन नंबर 80 पे क्या लिख देना है, एंड। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को, करते हैं रन। उससे पहले हमने एक काम नहीं किया, गो टू, अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तो कहाँ लेके जाए, लाइन नंबर 60 पे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन जो लाइन नंबर 20 में लिखी है अगर वो फॉल्स हो जाए तो क्या हो, तो फिर क्या हो बेटा, लाइन नंबर 50 पे जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट हो, तो 50। अब हम करते हैं इसको रन। एंटर एज, एज एंटर करते हैं, एज हम एंटर करते हैं पहले जानबूझ के रॉन्ग, यानी 13, ठीक है। कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये लिखा हुआ है इसका मतलब लाइन नंबर 50 रन हो गया, तो उसके बाद क्या रन हुआ, लाइन नंबर 60, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन y/n, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, क्योंकि बेटा हमने यहाँ सेमीकोलन यूज कर दिया, इसको अगर मैं कॉमा कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। अभी इसको करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, n एंटर कर रहा हूँ मैं, क्या एंटर कर रहा हूँ मैं, n। जब n एंटर करूंगा इसका मतलब है ये कंडीशन होगी फॉल्स, जब ये फॉल्स हो जाएगी तो क्या रन होगा, लाइन नंबर 80, उसमें एंड लिखा हुआ है, एंटर करते हैं, देखें एंड हो गया प्रोग्राम, मतलब ओके मैसेज आ गया, ठीक है। ये तो हो गया एक इसका पार्ट। अब हम करते हैं CLS, पहले निकालते हैं लिस्ट और जो प्रॉब्लम हुई है हमें वो ठीक करते हैं। एक प्रॉब्लम तो हमारी ये थी कि हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, कॉमा, और एंटर प्रेस कर दें। हम करते हैं रन, बेटा अब हम एज एंटर करते हैं 17, देखते हैं 17 पे क्या होता है। बिल्कुल सही है, कैंडिडेट इज एलिजिबल, ये कैंडिडेट एलिजिबल है। वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, अब मैं कहता हूँ y, क्या प्रेस किया, देखिए मैंने y प्रेस किया, एंटर प्रेस करें। अब दोबारा वो मांग रहे हैं, अब मैं करता हूँ 24, ठीक है, एंटर। देखें कैंडिडेट इज एलिजिबल, अभी भी कैंडिडेट है एलिजिबल, ठीक है। फिर पूछ रहा है वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, मतलब बेटा लाइन नंबर 30 जैसी रन हुई, कहाँ ले गया है, गो टू 60, 60 पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। अब मैं कहता हूँ n और एंटर। अब देखें प्रोग्राम को उसने कर दिया है एंड, ठीक हो गया बेटा। ये बेटा एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा दी थी, यहाँ भी जो जो इसकी ऑप्शन थी वो मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है। मैंने जानबूझ के 17 किया था ताकि आपको बता सकूं ये वाली इक्वल टू की जो कंडीशन है वो भी रन हो रही है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब इसको पढ़ते हैं बुक से। बेटा ये हमारे पास है प्रोग्राम, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको जो थ्योरी है ये पढ़ा देता हूँ। द लाइन नंबर 10 विल डिस्प्ले द मैसेज एज, क्या होगा, लाइन नंबर 10 मैसेज डिस्प्ले करेगा एज का, हमने लिखा था यहाँ एंटर एज ऑन स्क्रीन। द यूजर एंटर्स द एज से 18, फर्ज करें क्या उसने एज एंटर किया, वो कह रहा है 18 किया। लाइन नंबर 20 टेस्ट वेदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 और नॉट। लाइन नंबर 20 में क्या होगा, चेक कि क्या जो एज एंटर की है, मतलब ए में उसने किया, हमने एज में की थी, क्या वो 17 से ग्रेटर है या इक्वल है। सिंस ए इज इक्वल टू 18 विच इज ग्रेटर देन 17, स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 30 इज एग्जीक्यूटेड। क्या होगा, लाइन नंबर 30 पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, क्यों, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। लाइन नंबर 30 प्रिंट्स, लाइन नंबर 30 क्या प्रिंट करेगी कि कैंडिडेट एलिजिबल है। लाइन नंबर 40 कॉजेज द कंट्रोल टू पास टू लाइन नंबर 60, लाइन नंबर 40 क्या करेगी, कॉज कंट्रोल का ट्रांसफर हो जाए लाइन नंबर 60 पे। लाइन नंबर 60 कॉजेज द मैसेज वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन y/n, वी इनपुट आइदर y और n, हम क्या करेंगे, इनपुट y या n। इन लाइन नंबर 70 इफ इनपुट इज y देन कंट्रोल गोज टू लाइन नंबर 10, देन कंट्रोल्स गो टू लाइन नंबर 10, अदरवाइज गोज टू द लाइन नंबर। इसके अलावा क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लाइन नंबर 80 पे जाएगा और वो क्या लिखा हुआ है, दैट इज एंड। ये बेटा उसने बता दिया। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो देखते हैं। नाउ इफ एट लाइन नंबर 60 वी एंटर y देन कंट्रोल विल पास अगेन टू लाइन नंबर 10, वी गिव अनदर एज, हम एक और एज देंगे, से 13, अब दिए हमने 13। इन लाइन नंबर 20 value of a that is 13 is not greater than 17, therefore else part will be executed, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या पार्ट चलेगा, else part, and control will go to line number 50, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 50 पे, यहाँ पे कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये उसने आगे लिखा हुआ है, लाइन नंबर 50 विल प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, देन लाइन नंबर 60 एज बिफोर विल बी एग्जीक्यूटेड। इन दिस वे अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज कैन बी टेस्टेड
व्हेन वी वांट टू स्टॉप वी शुड इनपुट n इन लाइन 60 फॉर y स्ट्रिंग। वो कहते हैं अगर हमने स्टॉप करना है तो क्या करें, लाइन नंबर 60 पे क्या कर दें, एंटर, आप n एंटर कर दें। ठीक है बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बुक से भी मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, समझा भी दिया है। यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 7। वर्क फॉर डे 7 में हमने करना है स्टडी यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी सी हमने इसका जो टेबल था वो भी देखा था। 9th क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, 3 होते हैं ऑपरेटर्स लॉजिकल, एंड और नॉट। एंड होता है असल में मल्टीप्लाई या डॉट ऑपरेटर जिसको आप कहते हैं, और का मतलब होता है प्लस, और नॉट आपको पता है इन्वर्टर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए साइन कभी हम बार यूज़ कर लेते हैं, कभी और भी मुख्तलिफ साइन इसके यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ साइन बार साइन होता है इसके लिए, ठीक है, नॉट के लिए। लेकिन हमने जो देखा था 9th में वो एंड और के बारे में देखा था। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल सर्किट। ये ज़रा फिर इसकी बात है, फिर इसको छोड़ दें। यहाँ पे अभी हमने देखना है बेटा कि हम इन तीनों ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ देन एल्स में। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। मतलब 3 नंबर आपके पास गिवन है, या मतलब इनपुट लेने हैं आपने, और उसमें से स्मॉलेस्ट जो है, जो सबसे छोटा है, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले मैं प्रोग्राम पे जाऊं, पहले आप ये दो लाइन लिखिए समझ लें। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लॉजिक कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बेटा ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कभी हमारी जो लॉजिक है, जो मंतक है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स या मुश्किल हो जाती है कि हम उसको विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकेंगे, मतलब उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये हमारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उसको ईजी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 जो नंबर्स हैं उनको किस तरह हम करेंगे ईजी अपने प्रोग्राम में, उसकी जो लॉजिक को कैसे ईजी करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 नंबर्स जो यूजर ने एंटर किए हैं उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब बेटा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम 2 नंबर्स का करते हैं। फर्ज करें a इज लेस देन b इज लेस देन a। अब यहाँ पे हैं 3 गिवन नंबर्स, तो हम 3 का कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो आप 2 जो नंबर्स हैं उनमें से देख सकते हैं क्या वो एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। 3 नंबर्स पे आप एक वक्त में नहीं देख सकते। ठीक है, आप ये फिर करेंगे, पहले आप फर्स्ट नंबर को देखेंगे दूसरे नंबर से, फिर आप फर्स्ट को देखेंगे तीसरे नंबर से, इस तरह करना पड़ेगा। तो ये विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर से ये फायदा होगा, हमें पता है कि हम एंड कंडीशन के जरिए यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को। कैसे, याद होगा मैंने आपको बताया था इसमें 2 इनपुट्स होती हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर में और में भी 2 इनपुट्स होती हैं। यहाँ पे 2 इनपुट्स तब आंसर आपको ट्रू देती हैं, एंड में तब आंसर ट्रू आता है जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है, मतलब 1 1 1 होता है। और में एक भी कंडीशन आपके पास 2 इनपुट में से एक भी इनपुट ट्रू हो तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू। दोनों फॉल्स हो तो एंड और दोनों में क्या होता है, आंसर फॉल्स होता है या 0 होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो मैंने बात बताई है कि इसको यहाँ पे इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा उसने एग्जाम्पल जो दी हुई है वो कहा है स्मॉलेस्ट नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट तो करें ना, नंबर इनपुट। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फिलहाल ABC। ठीक है, लेकिन हम जब कंप्यूटर पे करेंगे तो लिखेंगे इनपुट एंटर 3 नंबर्स या इनपुट एंटर 3 अनइक्वल नंबर्स। ठीक है, ये हम वहां लिख देंगे। यहाँ भी हमारे पास टाइम नहीं है, पहले हम यहाँ समझते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इफ कंडीशन लगानी है। अब आपको आएगा समझ कि जो इफ देन एल्स हमने पढ़ा था डे 6 में वो कितना हेल्पफुल था हमारे लिए, वही हम यहाँ यूज करेंगे। इफ ए इज लेस देन का साइन लगाना है क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपको एंड का जो टेबल है वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो। ठीक है, इसको कह दें x y कह लें इसको फिलहाल, और एंड का आपको पता है x डॉट y होता है। यहाँ पे हम करते हैं ट्रू फॉल्स है क्योंकि हमने ट्रू फॉल्स समझा, तो यहाँ पे करते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फॉल्स फॉल्स आपको पता है क्या होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ट्रू ट्रू होता है
ट्रू। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए दोबारा एंड ऑपरेटर क्या करता था, ठीक है। और ये भी आपको समझ आएगी मैंने एंड यहाँ क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया, ठीक है। देखें, इफ ए इज लेस देन बी एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ए इज लेस देन सी। अगर ए बी से छोटा है और ए सी से भी छोटा है, दोनों से छोटा होना जरूरी है, तभी बेटा ये स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी मैंने एंड क्यों यूज किया। अगर मैं यहाँ और लगा दूं बेटा तो क्या होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू हुई और अगर दूसरी फॉल्स होगी तो टोटल आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए शायद सही ना हो, क्योंकि हमने दोनों से कंपैरिजन करना है। हम चाहते हैं दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो तभी आंसर ट्रू हो। एक भी फॉल्स हो तो हमारा आंसर फॉल्स होना चाहिए, तो इसलिए फिर हम एंड ऑपरेटर यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, और नहीं यूज करेंगे। इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी देन, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप देन के बाद लिख लें लाइन नंबर या स्टेटमेंट्स। बुक में उसने लाइन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हम भी लाइन नंबर से करेंगे। फिलहाल इसको देन को अभी छोड़ दें, ठीक है, और आगे एल्स भी अभी हमने लिखना है, ठीक है, तो वो बाद में लिखेंगे। पहले हम जो बाकी दो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखें इफ, बेटा पहले हमने ए को कंपेयर किया है दोनों नंबर से, बी और सी से। अब हम क्या करते हैं, बी को कंपेयर करते हैं सी और ए से, ठीक है। फिर हम सी को कंपेयर करेंगे ए और बी से। ये ज्यादा इजी है आपके लिए, बजाय कि आप बनाएं ए को बी सी से करें, बी को फिर सी ए से करें, आप एक एक करके कर लें, ठीक है, बजाय दो के करने के, वो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। मैंने पहले ए को किया बी से कंपैरिजन, फिर ए को सी से। अब मैं करूंगा बी को ए से और बी को सी से। जाहिर है एक दूसरे के ऊपर तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, बी बी के ऊपर नहीं होगा कंपेयर, सी सी के ऊपर नहीं होगा और ए के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी, ठीक है। मतलब अगर बी ए से छोटा है और बी सी से छोटा है। अब क्या लिख दें आगे, यहां पे हम लिख देंगे देन, उसके आगे मैंने भी कुछ नहीं लिखा। पहले हम तीसरी लिखते हैं कंडीशन, उसमें क्या होगा, सिंपल, इफ सी इज लेस देन ए एंड सी इज लेस देन बी देन, अभी हमने आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब हम लिखते हैं आगे सारा इसमें। अब बेटा मुझे बताएं, अगर फर्स्ट पे आ जाए, पहले लाइन नंबर 20 पे, ये पहले देखते हैं। इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, ठीक है, तो क्या हो, देन सबसे पहले ऐसा करते हैं, नंबर तो इनपुट करें ना हम इधर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, ठीक है। अब हम साथ साथ वैल्यूज भी करते हैं पुट। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ ए इज लेस देन बी, इज 1 इज लेस देन 2, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। एंड ए इज लेस देन सी, इज 1 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो एंड में तो क्या होता है आंसर, फाइनल आंसर भी ट्रू हो जाता है। तो क्या होगा, जब ये पूरा ट्रू हो गया तो क्या रन होगा, देन वाला पार्ट, ठीक है। तो देन वाले पार्ट में हमने क्या लिखना है, हम यहाँ लाइन नंबर लिखेंगे, लेकिन लाइन नंबर कौन सा लिखेंगे, लाइन नंबर हम लिखेंगे 50। क्यों, क्योंकि हम 50 पे लिखेंगे अब प्रिंट ए इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले यहाँ लिखते हैं प्रिंट ए इज स्मॉलेस्ट नंबर, ए क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी हमने आगे भी कुछ लिखना है इसके, फिलहाल इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। अब पहले हम वहां लिखते हैं देन, कौन सा लाइन नंबर है हमारा, 50 है, देन 50, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा ये कंडीशन ट्रू है, जाहिर है 3 नंबर अगर आपने एंटर किया, तीनों क्या है, अनइक्वल है, तो फिर ए की कंडीशन हमारे पास रन होगी और प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। अब तो प्रोग्राम एंड कैसे करें, प्रोग्राम एंड इस तरह होगा बेटा, वही जो हम कर रहे हैं हमेशा। या तो आप क्या करें, यहां पे डालें कॉलन और क्या लिख दें, एंड लिख दें, ठीक है। या एक और ऑप्शन है, हमने गो टू स्टेट में पढ़ा था, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल क्योंकि हमने 3 जगह ये यूज करना है तो हम गो टू ही लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं यहाँ, गो टू। अभी आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा इधर, गो टू के आगे मैंने कुछ नहीं लिख रहा। मैं थोड़ा सा इसको साथ कर दूं, शायद आपको ना आ रहा हो नजर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ और इसको थोड़ा सा गो 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करें, लाइन नंबर 60 और 70 में तो बेटा हम लिख देंगे प्रिंट बी स्मॉलेस्ट नंबर और प्रिंट सी इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बाद हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने बुक में क्या किया हुआ है, उसने कहा हुआ है वही जो उसने डे 6 में हमने पढ़ा था कि वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, क्या तुमने दोबारा इनपुट नंबर्स करने हैं, तो इसलिए फिर हमें वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ये लिखते हैं प्रिंट के दोनों, फिर उसके बाद प्रोग्राम को एंड भी करेंगे। फिर मैं एक बार आपको सारा समझाऊंगा। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट बी इज
स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यहां पे भी इसी तरह लिख देते हैं। नेक्स्ट यहां पे लिखते हैं अब प्रिंट C इज स्मॉलेस्ट नंबर। ये बेटा हमने लाइन नंबर 60 और 70 में तो लिख लिया। अभी भी हमारी काफ़ी चीज़ें रहती हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा। फ्लो कंप्लीट पहले एक लिहाज से करते हैं, ऐसा करते हैं पहले लाइन नंबर 20 को कंप्लीट कर लेते हैं, एल्स लिख लेते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे, एल्स, ऐसा करते हैं, उसको थोड़ा सा लिखता हूँ छोटा ताकि आपको नज़र सही आए, 50 एल्स। अब एल्स में क्या लिखें, अगर बेटा ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या हो रहा है, लाइन नंबर 30, जाहिर है नेक्स्ट जो हमारे पास इफ कंडीशन है उस पे जाए, ठीक है। यहां पे लिख दें एल्स 30। अब जब मैंने यहां लिखा है एल्स 30 तो क्या होगा, लाइन नंबर 30 पे जाएगा। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करूं बेटा मैं थोड़ी सी वैल्यूज। इसके लिए यहां पे मैं करता हूं 2, 1 और 3 करता हूँ, ठीक है। अब इसके मुताबिक सारी वैल्यूज हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, ठीक है। अब देखें दोबारा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 2 छोटा है 1 से, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। याद रखिए ये कंडीशन फॉल्स है। क्या 2 छोटा है 3 से, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन आपको पता है फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है एंड में, इसलिए बेटा ये हमारी जो कंडीशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, एल्स। एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स 30। अब जब एल्स 30 होगा रन तो यहाँ पे आएगा। इस लाइन पे भी उसी तरह करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है। अब देखते हैं क्या बी छोटा है ए से, इज 1 इज लेस देन 2, यस, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। एंड b इज लेस देन c, क्या 1 छोटा है 3 से, यस, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होना चाहिए, रन। देन में क्या लिखा हुआ है, देन में मैंने फिलहाल देन लिखा है, अभी आगे लिखता हूं मैं। देन का क्या लिख दें, ये लिख देते हैं लाइन नंबर 60, क्योंकि b स्मॉलेस्ट नंबर है तो यहां लिख दें 60 एल्स। एल्स क्या लिख देंगे, 40। क्यों लिखेंगे 40 बेटा, क्योंकि कहां पे जाए, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो जाहिर है लाइन नंबर 40 पे जाए, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसको देखते हैं, अगर हमारे पास नंबर्स फिर मैंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूं, यहां पे करता हूं 1, यहां पे करता हूं 2, यहां पे करता हूं 3, ठीक है। यहां पे भी सारा हो जाएगा चेंज। अब यहां पे a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 1 है, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, ठीक है। अब देखते हैं, दोबारा करें, लाइन नंबर 20 से आ जाए। इज 3 इज लेस देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स। एंड इफ 3 इज लेस देन 1, नो, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई है। दोनों फॉल्स हो तो आंसर क्या होता है, फॉल्स। तो ये पार्ट देन वाला नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, 30। लाइन नंबर 30 पे जाओ। 30 पे क्या है, इफ b इज लेस देन a, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। 2 छोटा है 3 से, ठीक है। एंड b इज लेस देन c, इज 2 इज लेस देन 1, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, एंड में फॉल्स होता है। तो ये सारी हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो देन वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्या चलेगा फिर, एल्स चलेगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, 40। लाइन नंबर 40 पे क्या है, 40 पे एक और इफ लगा हुआ। इफ c इज लेस देन a, इज 1 इज लेस देन 3, यस, ट्रू हो गई कंडीशन। एंड c इज लेस देन b, यस, कंडीशन ट्रू। 1 इज लेस देन 2, ठीक है। देन तो क्या हो, अब क्या हो बेटा, देन 70। क्या लिख दें यहाँ पे, देन 70। अब बेटा यहाँ पे एल्स लिखना है कि नहीं लिखना, यहाँ पे एल्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ तक आया है। अगर ये कंडीशन ट्रू ही ना होती, जाहिर है अगर ये कंडीशन फॉल्स ही होनी होती तो वो यहाँ तक आता ही ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे एल्स लिखने की जरूरत है ही नहीं। अभी जो हमें जरूरत है वो है गो टू स्टेटमेंट की, कि हमने बार बार जो इनपुट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 80 लिखते हैं पहले, इनपुट, वही बात जो हमने वहां लिखी थी, would you like to input again, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं y/n, इसी तरह क्वेश्चन मार्क डालते हैं और यहां पे लिख देते हैं जैसे वहां लिखा था। अब बेटा लाइन नंबर 90 पे उसी तरह करना है, इफ जो वहां किया था y
स्ट्रिंग इज इक्वल टू y, ये वाला y मैंने बताया था, आप समझ लें, जो कीबोर्ड वाला y है वो लिख रहा हूं मैं। देन ठीक है, इफ y स्ट्रिंग इज इक्वल टू y, देन अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कहां जाए, जहां पे हम इनपुट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, लाइन नंबर 10 पे, वही उसी तरह देन 10, क्या लिख दिया मैंने, देन 10। अब यहाँ पे एल्स लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम में वैसे ही एंड लिख देना है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आएगा वो बताता हूँ। यहाँ तो मैंने एंड लिख दिया, ठीक है। अगर आप एल्स लिख देंगे 100 तब भी सही है यहाँ, ठीक है, लेकिन ये हमारा सही हो गया। अब हमारा गो टू रह गया बेटा, जो गो टू करना है, ठीक है। अब गौर से देखें, प्रोग्राम को दोबारा समझें एक बार स्टार्ट से। अब मैं जरा तेज बताऊंगा। लाइन नंबर 20 की अगर कंडीशन बेटा हमारी ट्रू हो गई है, अगर लाइन 20 वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, देन 50 पे जाए। 50 पे क्या लिखा है, प्रिंट ए स्मॉलेस्ट नंबर। अब गो टू कहां लेके जाए, एंड नहीं करना हमने, हम चाहते हैं यूजर और नंबर भी इनपुट करे अगर वो करना चाहता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, गो टू कहां लेके जाए इसको, गो टू 80, गो टू 80, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, गो टू 80 बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नजर नहीं आया तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप सुन लें या फिर जो बुक में लिखा हुआ है वहां से देख लें, ठीक है। गो टू 80 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखने की बेटा जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी अरेज कर देता हूँ, क्योंकि बेटा अगर ये प्रिंट करेगा सी स्मॉलेस्ट नंबर तो फौरन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन नंबर, जाहिर है 80 पे जाना है, अंडरस्टूड है ये, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे गो टू 80, जाहिर है 70 के बाद वो 80 पे जाएगा, ठीक है। अगर 80 पे उसने एन प्रेस कर दिया तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। यहाँ पे सिर्फ समझे लगा हुआ है इफ देन, यहाँ पे एल्स नहीं लगा। आपको पता है जब इफ देन होता है तो जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, फॉल्स असल में वो एंड वाली ही चलती है, फिर ठीक है। जो भी उसके बाद लिखा हो, देन के बाद जो भी लिखा होगा नेक्स्ट टाइम पे वो हो जाएगा रन, ठीक है। अब अगर वो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंडीशन आपको पता है फॉल्स है, तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके बाद जो भी लाइन लिखी हुई है इफ के बाद वो रन हो जाएगी, ठीक है। अगर जो कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा, देन पार्ट। इफ देन में बार बार सुने, इफ देन की बात करूं, अगर इफ देन में आपका आंसर ट्रू है तो चलेगा देन पार्ट, अगर फॉल्स है तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रन होगी, और वो हमारी क्या है इधर, एंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। इस तरह बेटा हमने वैल्यूज भी मैंने आपको करवा दी पुट, और हमने देख लिया कैसे ये प्रोग्राम रन होता है। यहाँ पे अगर हम और बेटा यूज कर लें बेटा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमें, फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे आपने देखा है एंड से क्या फायदा हुआ, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हुई तभी आंसर हमारा क्या हुआ बेटा, स्मॉलेस्ट हुआ यानी ट्रू हुआ है, ठीक है। और में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू होती, एक हो जाती फॉल्स, तो टोटल जो हमारे पास कंडीशन है वो भी क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। तो इसलिए मसला होता है, फिर हम स्मॉलेस्ट नहीं फाइंड कर सकते थे, क्योंकि 3 नंबर है, 3 में से वही स्मॉलेस्ट होगा जो दोनों में से छोटा होगा या दोनों से स्मॉलेस्ट होगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो हमारा आंसर फॉल्स होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या यूज किया, एंड ऑपरेटर यूज किया, ठीक हो गया बेटा। ये मैंने आपको बता दिया। इसकी जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पे, जो करवाऊंगा तब मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दूंगा। एग्जाम्पल के बाद बेटा जो लास्ट 4 लाइन लिखी हुई हैं इसमें एक बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो लिख लें आप, वेयर वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर यही बनेगा, मैं पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल। देयर आर मेनी सच सिचुएशंस वेयर द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स वुड सिंप्लीफाई द प्रोग्राम लॉजिक, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वी जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। अंडरलाइंग का मतलब होता है जो आप स्टडी कर रहे होते हैं या जो आपको गिवन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो आप सॉल्व कर रहे हैं या आपको मिली हुई है, उसके मुताबिक आप देखते हैं क्या होता है कि आपकी जो लॉजिक है वो सिंप्लीफाई हो जाती है लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने के, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर भी बता दिए, अभी बुक से दोबारा रीड करेंगे जब मैं कंप्यूटर पे करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 7 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 7 का प्रैक्टिकल वर्क, यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। वी हैव स्टडीड दैट 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज एंड, और एंड नॉट। हमने किया हुआ बेटा ये स्टडी चैप्टर नंबर 2 में, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को। दीज ऑपरेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग कंडीशंस टू बी यूज्ड विद इफ स्टेटमेंट। वो कह रहा है ये ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, किसमें, कंस्ट्रक्ट करने में कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट के साथ यूज होती हैं। अंटिल नाउ वी हैव बीन यूजिंग सिंपल कंडीशंस विद इफ स्टेटमेंट। अब तक हम सिंपल कंडीशन यूज करते आ रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल ऑब्जर्व how complex program logic can be simplified using logical operators। किस तरह आप logical operators से अपनी लॉजिक को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज 48 पे ये बेटा आपके सामने है एग्जांपल, ये मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं GW बेसिक में। बेटा यहाँ पे लिखते हैं हम लाइन नंबर 10 में इनपुट, उसने लिखा था ABC, हम लिखते हैं एंटर 3 अनइक्वल
नंबर्स, ठीक है, ताकि वो अनइक्वल नंबर्स ही एंटर करे, ठीक है। अगर आप 3 नंबर्स भी लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है आप लिखें अनइक्वल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A, B, C। आप इसको X, Y, Z से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। लाइन नंबर 20 पे अब लिखेंगे इफ़। सबसे पहले देखते हैं A को और देखते हैं वो B से छोटा है और C से छोटा है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ़ A इज़ लेस देन B एंड A इज़ लेस देन C देन, ठीक है। अभी मैं आगे इसके कुछ नहीं लिख रहा। लाइन नंबर 30, इफ़ B is less than A and B is less than C then, आगे नहीं लिख रहा कुछ। लाइन नंबर 40, if C is less than A and C is less than B then, ठीक है। अब हम लिखते हैं लाइन नंबर 50 पे print। सबसे पहले लिखते हैं A is smallest number, इसके बाद लिखते हैं go to। अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। लाइन नंबर 60, print B is smallest number, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं गो टू, एंटर। लाइन नंबर 70, प्रिंट C इज स्मॉलेस्ट नंबर। लाइन नंबर 80, लाइन नंबर 80 पे हमने करना है इनपुट, वही जो हमने लास्ट डे में किया था। वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन y/n, और यहाँ पे हम लिखते हैं y स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 90, यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ y स्ट्रिंग इज इक्वल टू, जैसे हमने लास्ट डे में किया था, इज इक्वल टू y देन 10, और लाइन नंबर 100 पे लिख देंगे हम एंड। अभी भी बेटा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अगर हमारी लाइन नंबर 20 वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, a स्मॉलेस्ट नंबर, तो कहाँ ले जाएं, देन 50, एल्स कहाँ लेके जाएं, 30 पे, ठीक है। अगर जो बी वाली है दोनों कंडीशंस वो हो जाए तो कहाँ ले जाए, 60 पे, एल्स 40। और अगर लास्ट वाली लाइन नंबर 40 वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो कहाँ लेके जाए, लाइन नंबर 70 पे। अब यहाँ पे बेटा एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ये यहाँ पे आएगा, वरना वो इधर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, अगर लाइन नंबर 50 एग्जीक्यूट हो तो फिर लाइन नंबर 50 को एग्जीक्यूट करने के बाद लाइन नंबर 80 पे ले जाए ताकि दोबारा इनपुट हो। इसी तरह लाइन नंबर 60 में भी करना है, और लाइन नंबर 70 में करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया था क्यों नहीं है, क्योंकि वो लाइन नंबर 70 के बाद हमेशा 80 पे जाएगा। अब हम करते हैं इसको बेटा रन, F2 करते हैं प्रेस, हम करते हैं 1, 2, 3, एंटर। A इज द स्मॉलेस्ट नंबर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है A स्मॉलेस्ट नंबर। आगे कह रहा है वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। क्या मतलब हुआ, जैसे ही बेटा ये लाइन नंबर 50 एग्जीक्यूट हुई, कहाँ गया, गो टू 80 पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। अब मैं बेटा करता हूँ y, क्या मैं करता हूँ y, जैसे ही मैंने y किया तो कहाँ जाएगा, दोबारा लाइन नंबर 10 पे, एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं करता हूँ 2, 1, 3, बिल्कुल सही आंसर आया है, B इज स्मॉलेस्ट नंबर। और फिर पूछा है वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, क्योंकि B स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि 1 मैंने B में स्टोर करवाया, ठीक है। मैं दोबारा y प्रेस करता हूँ, दोबारा जाएगा लाइन नंबर 10 पे, दोबारा पूछ रहा है एंटर 3 अनइक्वल नंबर, 3, 2, 1। अब मैंने क्या किया, C को किया स्मॉलेस्ट, ठीक है, एंटर। देखें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, C स्मॉलेस्ट नंबर। फिर पूछा है वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना n प्रेस कर दें और एंटर। से क्या हुआ है, ओके मैसेज स्क्रीन पे आ गया, इसका मतलब है कि प्रोग्राम हमारा एंड हो गया बेटा, ठीक है। ये बेटा आपने देख लिया, मैंने आपको सारा ये प्रोग्राम समझा दिया, और जो आउटपुट है वो भी इसकी दिखा दिया है, बोर्ड पे भी समझा दिया था, सब चीजें अब हमने इस पूरे टॉपिक की सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कर ली है, ठीक है। अब हम जो बुक से रह गई थी इसकी रीडिंग थोड़ी सी वो देख लेते हैं। बेटा बुक में लिखा हुआ है लास्ट 4 लाइन्स, देयर आर मेनी सच सिचुएशंस वेयर द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स वुड सिंप्लीफाई द प्रोग्राम लॉजिक। मतलब बहुत सी ऐसी होती हैं सिचुएशन, ऐसे हालात होते हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके अपनी प्रोग्राम की लॉजिक को सिंप्लीफाई करते हैं। वी जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, बस हमें क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा तवज्जो और ध्यान देना पड़ता है जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, जिसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अंडरलाइंग प्रॉब्लम। इन दिस बुक वी शैल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स इन नेक्स्ट चैप्टर्स। वो कह रहा है नेक्स्ट चैप्टर्स में हम और एग्जांपल्स देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स के बारे में देखेंगे और उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये बेटा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, डे 5, डे 6 और डे 7 में हमने 3 डेज में आज का लेक्चर कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।